Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening everyone. Please confirm if audio video is clear. Good evening Madhu, Shubham, Jyoti. Please confirm if audio video is clear. All clear. Okay, let's begin with the session. 9th lecture on the query languages. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक टास्क दिया हुआ है एसक्यूएल के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फटाफट से सेंड करते जाइए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू एसक्यूएल वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दी एसक्यूएल, और भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार आप सारे पहले ट्राई कर लीजिए। अब आज क्या करेंगे सर, आज हम टपल रिलेशनल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझिएगा। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। क्या यूज करता है सर? ये यूज करता है प्रेडिकेट कैलकुलस। आपके जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करता है प्रेडिकेट कैलकुलस। देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, ठीक है, ये सारी की सब, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सारी की सारी चीजें यूज होंगी किसमें? टपल रिलेशनल कैलकुलस में। तो मैं आज आपको बेसिक दूंगा जिससे आप सारी चीजों को समझ पाए। फिर कल वाले उसमें सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जितने भी टीआरसी के आज तक आए हैं। तो 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो टिल डेट पूछे गए हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल रिलेशनल कैलकुलस, तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। कोई बहुत ज्यादा टफ है नहीं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनल कैलकुलस क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, 3 चीजें हमने बदली सर। एक पढ़ लिया हमने रिलेशनल अलजेब्रा, एक देख लिया हमने क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये है रिलेशनल कैलकुलस। सो आपका जो क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। तो वो कंप्लीटली ना तो रिलेशनल कैलकुलस है ना कंप्लीटली रिलेशनल अलजेब्रा है, ठीक है। और ये हमारा एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल कैलकुलस। इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं। एक कहलाती है टपल रिलेशनल कैलकुलस की जो भी कंडीशन लगाओगे वो टपल्स के ऊपर लगाओगे। एक आती है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, जो भी कंडीशन लगाएंगे वो एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगाएंगे। हम कहा नहीं दिख रहे हैं सर। चौबे जी सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा होगा, बाकी सबको तो फटाफट दिखाई दे रहा है ना। तो एक बार वापस से रिफ्रेश कर लीजिए, बुरा मत मानिए। चलिए, तो क्या है सर? रिलेशनल कैलकुलस है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। क्या यूज करता है सर? ये यूज करता है प्रेडिकेट कैलकुलस। रिलेशनल अलजेब्रा क्या यूज करता है सर? रिलेशनल अलजेब्रा यूज करता है नॉर्मल अलजेब्रा, जो हम मैथमेटिकल अलजेब्रा की बात करते हैं उसका यूज करता है, एंड लेकिन रिलेशनल कैलकुलस विल यूज प्रेडिकेट कैलकुलस। इस टाइप का प्रेडिकेट कैलकुलस, ओके। ऑलरेडी जैसे हमने बोला सर, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्लीज ये सब थ्योरी है, अगर एक बार देख भी लोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या? मतलब मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्वेरी ऐसे लिखी जाएगी, क्वेरी ऐसे लिखी जाएगी टू गेट दिस आउटपुट। सो देयर आर सम डिस्क्रिप्शन जो आपको फॉलो करना है। अगर आप वो डिस्क्रिप्शन फॉलो करते हो देन यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, हम ये नहीं देखते हैं कि वो एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा। जैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में बोलते हैं कि वो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, तो हम वहां पर मेथड डिफाइन करते हैं दैट व्हाट मेथड विल बी यूज्ड टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। लेकिन यहां पर जैसे हमने बोला नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप मुझसे आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, मैं आपसे आर्ग्यू कर ही नहीं सकता। जो डिस्क्रिप्शन करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, जो वैलिड डिस्क्रिप्शन है, वो यूज करोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा। इनवैलिड डिस्क्रिप्शन यूज करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट, क्लियर? So relational calculus provides description about the query, provides the description about the query to get the result. सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि क्या आप डिफाइन करते हो, whereas relational algebra gives the method to get the result. So method जैसे आपने बोला procedural, it gives the description
नॉन प्रोसीजरल। तो आज वाले सेशन में और कल वाले सेशन में हम सिर्फ टीआरसी की बात करेंगे। नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। सर इसके ऊपर आज तक टिल डेट एक क्वेश्चन में डीआरसी का एक ऑप्शन दिया गया है, पूछा नहीं गया है। तो हम बहुत कम और लिमिटेड टाइम देंगे इस चीज के ऊपर। मैं आपको बता दूंगा कि सिंपल टीआरसी कैसे डीआरसी में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। Two types of relational calculus. First one is tuple relational calculus. Another one is domain relational calculus. What's the difference? Sir, आप जो कंडीशन लगाओगे वो टपल्स के ऊपर लगाओगे, और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में डोमेन क्या है? एट्रीब्यूट की जो डोमेन है, एट्रीब्यूट की जो डोमेन है, इसका मतलब कॉलम वैल्यूज, उनके ऊपर आप कंडीशन लगाओगे। तो यहां पर पूरे के पूरे टपल के ऊपर कंडीशन लगाओगे, यहां पर डोमेन के ऊपर कंडीशन लगाओगे। इसका मतलब कॉलम, इस किसी स्पेसिफिक कॉलम में जो वैल्यूज आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके ऊपर कंडीशन दोगे। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस वर्क्स ऑन टपल, domain relational calculus works on domain of the attribute, that means column. So tuple are the rows and attributes are the columns. That's it. Clear? चलो अब शुरू करने वाला हूं। बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या है? सर इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? सर इट विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस। देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सारी की सारी चीजें यूज होंगी। उसके अलावा इट विल ओनली डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेरी, इट विल नॉट डिफाइन द मेथड। तो आपको जो बता रहा हूं उन डिस्क्रिप्शन को समझिए कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वैलिड डिस्क्रिप्शंस हैं और कौन से वैलिड डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं, ये डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एक्चुअल में है तो रिलेशनल कैलकुलस ही, तो दो टाइप के रिलेशनल कैलकुलस हैं। वन इज टपल रिलेशनल कैलकुलस, अनदर इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो वन वर्क्स ऑन द रोज, अनदर वर्क्स ऑन द कॉलम। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस। तो सबसे पहली चीज तो ये आएगी कि सर क्वेरी दिखती कैसी है टपल रिलेशनल कैलकुलस की? सर हमने रिलेशनल अलजेब्रा देखा, वहां तो समझ में आया कि हमने बोला वी नीड एसआईडी फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, वी नीड एसआईडी फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, तो समझ में आता है कि ऐसी क्वेरी दिखती है। सिमिलरली अगर मैं इसी के इक्विवेलेंट बात करता कि एसक्यूएल में कैसा दिखता है, तो हम बोलते हैं सिलेक्ट, और ये प्रोजेक्शन है इसलिए हम यहां लगाएंगे डिस्टिंक्ट एसआईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो क्वेरी कुछ ऐसी दिखती है ना। लेकिन अगर यही क्वेरी में टपल रिलेशनल कैलकुलस में लिखना चाहूं तो ये कैसी दिखेगी? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसा सिंटेक्स है, कैसा सिंटेक्स है फॉर टीआरसी। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीआरसी की क्वेरी दिखाई कैसे देगी। सो गए हो क्या सब लोग? सो गए हो क्या सब लोग? जवाब देना तो बंद ही कर दिया। आइए सर, आइए आइए। सिंटेक्स, सर बेसिक सिंटेक्स ऑफ टीआरसी इज सिंपली दिस। क्या होगा सर? यहां पर टी है आपका टपल वेरिएबल, a variable will be used to check whether a tuple will be selected or not. A variable will be used to check कि tuple select होगा या नहीं होगा। तो t is the tuple variable and this pt is the predicate over the tuple variable. Predicate is condition. Condition. Predicate over tuple variable. कहानी क्या है सर? वो सारे टपल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन के वो सारे टपल्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे टपल्स प्रोड्यूस होंगे एज एन आउटपुट। समझे बात को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर ये ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सेट के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, तो ये सेट का सिंबल है, ये सेट का सिंबल है। इट विल गिव यू अ सेट ऑफ टपल्स, इट विल गिव यू अ सेट ऑफ टपल्स। क्लियर? सो t इज द टपल वेरिएबल, pt इज द प्रेडिकेट। तो लिखा है where t इज द टपल वेरिएबल, t इज द टपल वेरिएबल जो आप किसी टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करोगे विद इन द प्रेडिकेट कंडीशन, एंड pt इज द प्रेडिकेट फॉर्मूला। कोई कंडीशन है that describes the condition that must be satisfied by the resulting tuple। तो वो टपल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वही टपल रिजल्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया कि सर मैं कुछ इस तरीके से कुछ चीज लिखूंगा
उसके अंदर एक बोलूंगा टपल वेरिएबल जो यूज होगा टू प्रोड्यूस द आउटपुट, और उस टपल वेरिएबल के ऊपर अब प्रेडिकेट फॉर्मूला लिखूंगा। जो भी टपल्स उस प्रेडिकेट फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो सारे के सारे टपल्स प्रोड्यूस होंगे एज एन आउटपुट। जो भी टपल उस प्रेडिकेट फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो प्रोड्यूस होंगे एज एन आउटपुट, एज सिंपल एज दैट। चलिए सर और समझने की कोशिश करते हैं। इट रिजल्ट्स, ऑब्वियसली ये सेट है, इट इज अ सेट, तो सब कुछ देख लो। इट रिजल्ट्स द सेट ऑफ टपल्स टी, ये जो फॉर्मूला है, इट रिजल्ट्स द सेट ऑफ टपल्स टी सच दैट पीटी इज ट्रू फॉर टी। तो जिन भी टपल टी के लिए प्रेडिकेट कंडीशन पीटी ट्रू होगी वो प्रोड्यूस होंगे एज एन आउटपुट। सेकंड सुनिए सर, अब रिलेशन भी तो है ना, तो आप जो टपल लोगे वो किसी रिलेशन के अंदर तो होना चाहिए। मधु, आई विल बी एक्सट्रीमली सॉरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिस्क्रीट नहीं आता है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। 2 क्लास की बात है, 2 क्लास की बात है। जिस दिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो जाएगा, जिस दिन प्रेडिकेट कैलकुलस, जिस दिन प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ लोगे, उस दिन आकर के इसको वापस से देख लेना। प्रेडिकेट लॉजिक इससे ज्यादा लेंदी है, तो यहां पर प्रेडिकेट लॉजिक डिस्कस नहीं हो पाएगा। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो आप वहां पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्या होता है प्रेडिकेट फॉर्मूला, क्या होता है प्रोपोजिशनल फॉर्मूला, सारा डिस्कशन होगा, लेकिन यहां पर उस चीज को इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इफ यू गाइस हैव नॉट येट studied the concept of predicate formula, then the only request that I can is that देख लो 2 लेक्चर्स कैसे काम करता है, एक बार देख लो। जब जाकर के प्रेडिकेट फॉर्मूला पढ़ लोगे तो वापस से एक बार आकर के देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रेडिकेट फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग, लेकिन यहां पर नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, सो जैसे हमने बोला कि सर ये जो टपल है ये आएगा कहां से, अरे सर किसी ना किसी रिलेशन का पार्ट तो होना चाहिए ना। तो आप जिस भी रिलेशन से आउटपुट प्रोड्यूस कराना चाहते हो, आप जिस भी रिलेशन से आउटपुट प्रोड्यूस कराना चाहते हो, सबसे पहले आपका टपल उस रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। जैसे मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने बोला स्टूडेंट से सारे के सारे स्टूडेंट की एसआईडी निकालो, तो टपल स्टूडेंट टेबल का पार्ट तो हो। जब तक वो स्टूडेंट टेबल का पार्ट ही नहीं है, मैं टपल चूज कहां से करूं। तो ये डिपेंड करने के लिए कि टपल कहां से आएगा, हम सबसे पहले यूज करते हैं इस टाइप की चीज का, टी बिलोंग्स टू रिलेशन। टी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये क्या डिनोट करेगा, डिनोट्स दैट द टपल टी इज फ्रॉम रिलेशन स्पेसिफाइड इन दिस स्टेटमेंट। टपल टी इज फ्रॉम दिस रिलेशन, टपल टी इज अ मेंबर ऑफ दिस रिलेशन, टपल टी इज अ मेंबर ऑफ दिस रिलेशन। इसका एक और तरीका है, अगर मैं सिंपली ऐसा बोलता हूं रिलेशन टी, तो इसका मतलब है टी इज अ टी बिलोंग्स टू रिलेशन। दोनों ही नोटेशन सेम है, प्लीज सुन लीजिए। टी बिलोंग्स टू रिलेशन ऐसा लिखा हो, या तो फिर रिलेशन का पार्ट है टपल टी ऐसा लिखा हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिन लोगों ने प्रेडिकेट पढ़ा है वो लोग आराम से समझ जाएंगे। इसमें कुछ बैच डी के स्टूडेंट हैं, वो आराम से समझ जाएंगे। जब बोलते थे पी एक्स इज अ पॉलिटिशियन, बोलते थे हम पी एक्स, अगर पी एक प्रेडिकेट है इज अ पॉलिटिशियन, अगर पी एक प्रेडिकेट है इज अ पॉलिटिशियन, तो पी एक्स लिखा एक्स इज अ पॉलिटिशियन। तो अगर मैंने जैसे लिखा रिलेशन, वो बोलता है कि बिलोंग्स टू रिलेशन, तो जैसे मैंने लिखा टी, तो टी बिलोंग्स टू रिलेशन। जैसे मैंने लिखा रिलेशन इज अ प्रेडिकेट, लेट्स अज्यूम कि मैं बोलता हूं रिलेशन इज अ प्रेडिकेट, रिलेशन इज अ प्रेडिकेट दैट सेज बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो जैसे मैंने बोला रिलेशन टी, तो रिलेशन क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन। और जैसे मैंने बोला टी, तो हो गया टी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान है समझना, लेकिन दोनों चीजें जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ सर, हम सिंटेक्स सीख रहे हैं, हमारा कोई लॉजिक है ही नहीं सीखने के लिए, हम सिर्फ सिंटेक्स सीख रहे हैं। अगर आपने वो सिंटेक्स समझ लिया तो आप क्वेरी सॉल्व कर पाओगे, सिंटेक्स अगर सही से नहीं समझ रहे हो तो क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक चीज को रिप्रेजेंट करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। आप रट के मत बेचना कि हमेशा इसी तरीके से काम होगा, एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं टीआरसी में, इसलिए थोड़ा सा फोकस रखिएगा। मैं सारी चीजें जो जो भी पॉसिबल है वो सारी बताते चला जाऊंगा, ठीक है। क्या हुआ, सो टी बिलोंग्स टू रिलेशन डिनोट्स दैट टी इज अ मेंबर, टी इज अ टपल फ्रॉम रिलेशन, व्हाटएवर द रिलेशन इज।
or you can simply denote it as relation T, that is T belongs to relation. Okay, if T is a tuple variable, बात हो गई ना, आपने पूरा टपल सिलेक्ट कर लिया सर। अब जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, सुनो अच्छे से सर, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर तो SID भी है, यहाँ पर लेट्स एज्यूम कि इसका नाम भी है, लेट्स एज्यूम कि इसके मार्क्स भी हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला SID है S1, नाम है A, मार्क्स है 50, SID है S2, नाम है A, मार्क्स है 65, SID है S3, मार्क है B एंड सॉरी नाम है B और मार्क्स है 72, ऐसा कुछ भी ले लिया। तो अगर मैं टपल की बात करूं तो टपल तो पूरा का पूरा टपल है सर, ये पूरी की पूरी रो एक टपल है, ये पूरी की पूरी रो एक टपल है, ये पूरी की पूरी रो एक टपल है। लेकिन अगर मैं इस टपल की किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हूं, जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे हमेशा पूरा टपल ही चाहिए होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे हमेशा पूरा टपल ही चाहिए होगा। तो अगर मैं इस स्टूडेंट टपल को T से डिनोट करता हूं, दैट इफ आई से T बिलोंग्स टू स्टूडेंट, तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी टपल है जो बिलोंग करता है स्टूडेंट टेबल को। मैं कोई भी बोलता हूं कि T कोई भी एक टपल है जो बिलोंग करता है स्टूडेंट टेबल को, तो किसी टपल में अगर मुझे सिर्फ SID की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, T डॉट SID। टपल T में कौन सा एट्रीब्यूट, टपल T का एट्रीब्यूट SID, समझे सर। T तो पूरा का पूरा टपल सिलेक्ट कर लेगा ना, T तो पूरा का पूरा टपल सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मैं पूरे टपल में इंटरेस्टेड नहीं रहा, तो अगर मुझे पूरा टपल चाहिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा T उठा लो। अगर मुझे पूरा टपल चाहिए है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा T उठा लो। लेकिन आपने क्वेरीज तो देखी है, मैं हमेशा पूरे के पूरे टपल के सारे एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड रहूंगी, ये जरूरी थोड़ी ना है। मैं कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड रह सकता हूं। तो अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टेड हूं तो फिर मैं क्या करूंगा सर, अगर मैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड हूं तो उन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के भी मेथड्स डिफाइन होने चाहिए। तो अगर आप टपल T का SID ढूंढना चाहते हो तो आप बोलोगे T डॉट SID। अगर आप टपल किसी टपल में से SNAME में इंटरेस्टेड हो तो आप बोलोगे T डॉट SNAME। अगर आप मार्क्स में इंटरेस्टेड हो तो आप बोलोगे T डॉट मार्क्स। सर टू सिलेक्ट अ टपल वी नीड टू डू, क्या बात कर रहे हो राज, टपल सिलेक्ट हो जाएगा नॉर्मली, दौड़ लगाना है तो लास्ट में लगाना, अभी कोई जवाब नहीं दूंगा। आता है आपको TRC, आता है आपको TRC, लास्ट में डाउट पूछ लेना, अगर शांति रख सकते हो तो लास्ट में डाउट पूछ लेना, है ना। अननेसेसरीली रैंडम डायरेक्शन में सोचने का कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरीली रैंडम डायरेक्शन में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी इस स्लाइड के ऊपर मैं पूछ लूं कि पूछो डाउट, तो आप में से 50 डाउट खड़े कर दोगे। अभी पता क्या है आपको, जब तक पता ही नहीं है तब तक कोई डाउट आया कैसे। सबसे पहले मुझे समझा तो लेने दीजिए, शायद बाय द एंड ऑफ द सेशन आपकी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएं। तो प्लीज वेट कीजिए थोड़ा, है ना। चलिए ये एक सेकंड था। अब मैं बोल रहा हूं अगर T कोई भी टपल वेरिएबल है, अगर T कोई भी टपल वेरिएबल है, अगर मैं उस टपल के सारे एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को चूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड है। या तो मैं बोल सकता हूं T ऑफ A या तो फिर T डॉट A, दोनों ही एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। मैं T डॉट SID लिखूं या तो फिर T का टपल T का एट्रीब्यूट SID लिखूं, दोनों एक ही, टपल T का एट्रीब्यूट SID लिखूं, दोनों एक ही चीजें। अभी वही बोल रहा हूं, सीख लो नोटेशंस क्या क्या है, बाद में रोओगे। अभी फालतू का दिमाग लगा रहे हो, बाद में रोओगे कि अरे मुझे तो यही वाला याद था, ये वाला कहां से आ गया, ये क्या है। तो ऐसा मत करो, जब बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं तो सारी की सारी चीजें समझ लो, है ना। तो क्या हुआ, इफ T इज अ टपल वेरिएबल देन T ऑफ A और T डॉट A इज अ वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट A इन दी टपल, इज वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट A इन दी टपल। तो अगर मैं बोल रहा हूं T डॉट SID और टपल किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको पॉइंट कर रहा था, तो T डॉट SID विल बी S1। अगर मैं बोल दूं T डॉट SNAME, अगर टपल ये वाला मेरे हाथ में था तो T डॉट SNAME विल बी A। अगर टपल ये वाला मेरे हाथ में है तो T डॉट SID विल बी S3, T डॉट SNAME विल बी B। तो अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मेथड्स डिफाइंड है कि T डॉट एट्रीब्यूट नेम और T ऑफ एट्रीब्यूट नेम। क्लियर, तो इतना क्लियर कि हाँ, अगर मेरे पास एक टपल है तो मैं उस टपल के किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड हूं तो वो वैल्यू में एक्सेस कर सकता हूं बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ एट्रीब्यूट अलोंग विद द टपल T डॉट एट्रीब्यूट और T ऑफ एट्रीब्यूट, एज सिंपल एज दैट। पहले प्रोसेस समझ लो, बाकी सब बता देंगे। चलिए सर, अब
ये तो हो गया कि टी की सारी बातें हो गई कि सर टी एक टपल है, उस टपल के करस्पॉन्डिंग प्रेडिकेट फॉर्मूला पीटी ट्रू होना चाहिए, तो पी इज अ प्रेडिकेट फॉर्मूला। पी इज व्हाट सर? पी इज अ प्रेडिकेट फॉर्मूला सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस। जो भी आप प्रेडिकेट कैलकुलस में यूज करते हो उसी के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ जाओगे। कितने लोगों ने डिस्क्रीट पढ़ा है? जिन्होंने डिस्क्रीट पढ़ा है आप लोगों को समझ में आता है। अगर मैं बोलता हूं देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई और देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, पी एक्स कोमा वाई, राइट? ऐसी चीजें पढ़ी थी। तो ये प्रेडिकेट फॉर्म, ये प्रेडिकेट कैलकुलस का स्टेटमेंट है, प्रेडिकेट कैलकुलस का फॉर्मूला है ना? तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी अभी 2 मिनट में। इसका मीनिंग मैं सबको बता दूंगा, लेकिन भागो मत, भागो मत, ठीक है? चलिए, सो P इज अ प्रेडिकेट फॉर्मूला सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस। ये कुछ बेसिक नोटेशंस थे जो आपको पता होना चाहिए। जब भी क्वेरी लिखी जाएगी टीआरसी में तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी, देयर विल बी आउटपुट टपल वेरिएबल। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसका नाम टी होगा। इसका नाम आपको दुनिया में जो रखना है वो रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक आपका आउटपुट टपल वेरिएबल है, इसका मीनिंग भी बताऊंगा। जो भी इस स्टैंडिंग लाइन के पहले लिखा हुआ है, जो इस स्टैंडिंग लाइन के पहले लिखा हुआ है वो आपका आउटपुट टपल वेरिएबल है। डिस्कशन होगा, ये हमेशा फ्री टपल वेरिएबल होगा, ये हमेशा फ्री टपल वेरिएबल होगा। सर क्या क्या बातें कर रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूं रुको तो सही। चलिए दूसरा देखते हैं। सर अभी अभी मैंने एक क्वेरी बोली थी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक्ट, एस्ट्रिक्ट मींस एवरीथिंग। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या करेगा सर? इट विल प्रोड्यूस कंप्लीट। ये समझ में आता है ना? इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ कि ये क्या करेगा। इट प्रोड्यूसेस कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल। सर अगर मैं सिंपली एम्प्लॉय लिखता हूं तो इट विल आल्सो प्रोड्यूस कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल। है ना? अब मैंने बात की कि सर ये जो दोनों चीजें हैं, अगर मुझे पूरी की पूरी एम्प्लॉय टेबल टीआरसी का यूज करके प्रोजेक्ट करानी है तो क्या करूंगा? अगर मुझे पूरी की पूरी एम्प्लॉय टेबल टीआरसी का यूज करके एज एन आउटपुट चाहिए तो क्या करूंगा? तो मैं क्या बोलूंगा सुनिएगा। सर जाने देते हैं, इसको बाद में देखना। सर मैंने बोला जो कुछ भी होगा इट विल बी अ सेट ऑफ टपल्स। जो कुछ भी होगा सर, व्हाट इज अ टेबल? टेबल इज अ सेट ऑफ टपल। रिलेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ टपल। तो मैंने बोला मुझे एक रिलेशन से कुछ टपल्स चाहिए, तो मैंने बोला चलो जो टपल है वो मैं टी का यूज करके सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे वो कौन से टपल चाहिए? मुझे कौन से टपल चाहिए सर? मुझे वो टपल चाहिए हैं, मुझे वो टपल चाहिए हैं। आई नीड टी दोज बिलोंग्स टू रिलेशन एम्प्लॉई। तो वो सारे, सुनिए 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 सर, this is actually the predicate formula. This is your predicate formula. TPT, TPT, tuple variable. ये क्या है? predicate formula. तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है सर? predicate formula. सर कौन से टपल्स प्रोड्यूस होंगे? अभी क्या बोला था? कौन से टपल्स प्रोड्यूस होंगे? सर वो सारे टपल जिनके लिए प्रेडिकेट फॉर्मूला ट्रू हो, वो सारे के सारे टपल्स प्रोड्यूस होंगे एज एन आउटपुट। वो सारे टपल्स जिनके लिए ये प्रेडिकेट कंडीशन ट्रू हो, वो सारे के सारे टपल्स प्रोड्यूस होंगे एज एन आउटपुट। तो वो सारे टपल जो एक्चुअल में एम्प्लॉय टेबल के मेंबर होंगे उनके लिए कंडीशन ट्रू होगी। वो सारे टपल्स जो एम्प्लॉय टेबल के मेंबर होंगे उनके लिए कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल के हर टपल के लिए कंडीशन ट्रू होगी, हाँ या ना? एम्प्लॉय टेबल के हर टपल के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। For each tuple of the employee table, this condition will be true. For each tuple of the employee table, this condition will be true. So all the tuples of the employee table will be selected. चमका कि नहीं? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। आपको चाहे लग रहा हो कि कुछ अजीब सा कर रहे हैं, कुछ अजीब सा कर रहे हैं। सर हमको चाहिए हैं कुछ टपल्स, कौन से चाहिए हैं? जिनके लिए प्रेडिकेट फॉर्मूला ट्रू हो। तो आप कौन से टपल चाहते थे? आप वो टपल चाहते थे जो एम्प्लॉय टेबल के मेंबर हो।
आप वो टपल चाहते थे जो एम्प्लॉय टेबल के मेंबर हो, तो आपने सीधे सीधे क्या लिख दिया, इफ टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय इज ट्रू, तो मुझे वो टपल चाहिए है। तो क्या सर वो सारे टपल जो एम्प्लॉय टेबल के मेंबर हैं उनके लिए प्रेडिकेट कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब सारे के सारे टपल ऑफ द एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट हो जाएंगे। चमका कि नहीं, चमका कि नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमको चाहिए टपल टी, कौन से टपल्स, वो सारे टपल जो एम्प्लॉय के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए सर, तो ऐसे ही लिख सकता था, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। अभी मैंने बोला था सर टी बिलोंग टू एम्प्लॉय कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। चलिए, फॉर ऑल दी टपल्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल this predicate formula will be true will be true. Therefore, all the tuples of employee table will be selected. Will be selected. चलिए, अब थोड़ा सा दूसरी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सर दो टाइप के टपल वेरिएबल्स होंगे। सुनो, अभी नहीं चमका, अभी तो सिर्फ एक ही टाइप का टपल वेरिएबल दिखा है, सिर्फ टी ही दिखा है, कुछ और दिखा ही नहीं है। आपके पास दो टाइप के टपल वेरिएबल होंगे, एक होगा फ्री टपल वेरिएबल, एक होगा फ्री टपल वेरिएबल, दूसरा होगा बाउंडेड टपल वेरिएबल। सर वो टपल वेरिएबल जिसके पहले कोई क्वांटिफायर नहीं लगा है, अगर यहां पर अभी ऐसा कुछ लगा देता तो ये टी बाउंडेड हो जाता, ये टी बाउंडेड हो जाता। ऐसा टपल वेरिएबल जिसके पहले कोई भी क्वांटिफायर नहीं लगा है वो कहलाएगा फ्री टपल वेरिएबल। ऐसा टपल वेरिएबल जिसके पहले क्वांटिफायर लगा है वो कहलाएगा बाउंडेड टपल वेरिएबल। तो आपके पास दो टाइप के टपल वेरिएबल हैं, फ्री एंड बाउंडेड वेरिएबल्स, फ्री एंड बाउंडेड वेरिएबल्स। प्लीज, a variable which is preceded by a quantifier is called bounded variable, is called bounded variable। तो अगर मैंने ऐसा कुछ बोला, there exists a tuple s belonging to relation student, अगर इस तरीके से कुछ डिफाइन किया तो ये कैसा हो गया, s is preceded by quantifier there exists therefore s is a bounded variable, s is a bounded variable। दूसरा, a variable which is not preceded by any quantifier, a variable which is not preceded by any quantifier is called a free variable, is called a free variable। अब देखो यहां पर, सर यहां पर t is the tuple variable, और जब मैंने यहां पर देखा तो क्या इस t के पहले कोई भी क्वांटिफायर लगाया है, नहीं सर, सो t is a free tuple variable। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सुनिएगा सर, पूरी की पूरी टीआरसी क्वेरी में सिर्फ वही वेरिएबल प्री टपल वेरिएबल हो सकता है जो इस स्टैंडिंग लाइन के पहले लिखा हुआ है, पूरी की पूरी। उसका भी फ्री होना जरूरी नहीं है, उसका भी फ्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्री वेरिएबल होगा पूरी की पूरी टीआरसी क्वेरी में तो सिर्फ वही होगा जो इस स्टैंडिंग लाइन के पहले लिखा हुआ है। सो इट से सच दैट टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, समझ लीजिए क्या, द वेरिएबल टी दैट अपीयर्स बिफोर स्टैंडिंग लाइन सिंबल, द वेरिएबल टी दैट अपीयर्स बिफोर स्टैंडिंग लाइन सिंबल must be the only free variable in the formula. It should be the only free variable. It should be the only free variable in formula PT। और जितने बाकी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो वो सारे कैसे होंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे बाउंडेड वेरिएबल होंगे।
बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे बाउंडेड वेरिएबल्स होंगे। अब सर एक से ज्यादा वेरिएबल की जरूरत क्यों है, सुनिएगा सर, एक टपल वेरिएबल किसी एक रिलेशन के एक टपल को डिनोट कर सकता है। सुनो 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 सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनो, वरना सब रायता फैला दोगे। कहानी क्या है सर, एक टपल वेरिएबल सिर्फ एक रिलेशन के एक टपल को रिप्रेजेंट कर सकता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ या ना? एक टपल वेरिएबल एक रिलेशन के किसी एक टपल को रिप्रेजेंट कर सकता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यस। अब मैंने आपसे यह बोला था कि अगर मुझे दो अलग अलग रिलेशन के दो टपल्स को कंपेयर करना हो तो कैसे करूं? अगर मुझे दो अलग अलग रिलेशन के दो टपल्स को कंपेयर करना है तो कैसे करूं? तो आपको भाई वो जो दूसरा रिलेशन है उसका भी एक टपल चाहिए और दो अलग अलग रिलेशन के दो टपल्स चाहिए। अगर आपको दो अलग अलग रिलेशन के दो टपल्स चाहिए हैं तो आपको दोनों रिलेशन के अलग अलग टपल वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आपको दो अलग अलग रिलेशन से टपल्स चाहिए हैं जिनके ऊपर आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो, अगर आपको दो अलग रिलेशन से दो टपल चाहिए जिनके ऊपर आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो, तो दोनों रिलेशंस के टपल के लिए अलग अलग टपल वेरिएबल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, हाँ या नहीं? जैसे एक इंफॉर्मेशन है कैटलॉग टेबल में, एक इंफॉर्मेशन है पार्ट टेबल में। अब आपको यह चेक करना है कि कैटलॉग टेबल के सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया है उस पार्ट आईडी वाले पार्ट का कलर ग्रीन है या नहीं। तो आपको एक टपल चाहिए पार्ट टेबल का जिसमें वो पीआईडी हो जिसके करस्पॉन्डिंग सप्लायर ने सप्लाई किया है, और एक चाहिए कैटलॉग टेबल का कैटलॉग टेबल का टपल। तो आपको मल्टीपल टपल चाहिए, मल्टीपल टपल्स चाहिए अलग अलग रिलेशन से, तो मल्टीपल टपल वेरिएबल्स भी रिक्वायर्ड हैं। दैट्स दी बेसिक थिंग कि सर एक से ज्यादा टपल वेरिएबल चाहिए ही क्यों है? एक से ज्यादा टपल वेरिएबल चाहिए होगा अगर आप एक से ज्यादा रिलेशन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो पहली चीज, सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल जो इस स्टैंडिंग लाइन के पहले लिखा हुआ है, सिर्फ वो टपल वेरिएबल यूज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो टपल वेरिएबल होगा आपका फ्री टपल वेरिएबल। बाकी जितने भी टपल वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे बाउंडेड होंगे। इन अदर वर्ड्स ऑल अदर वेरिएबल्स मस्ट बी बाउंडेड यूजिंग क्वांटिफायर्स। कैसा क्वांटिफायर है वो समझेंगे, कब किस क्वांटिफायर की जरूरत है, लेकिन जितने भी बाकी टपल वेरिएबल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? बाउंडेड टपल वेरिएबल्स होंगे। चलिए, तो दो अलग अलग टाइप की कहानी होगी, ठीक है। सर ये जो टी है, एक और चीज लिख लो, इन टी स्लैश पीटी, दिस टी is called output tuple variable. Is called output tuple variable. It is used to produce the output. It is used to produce the output. आओ थोड़ा सा देखते हैं, कुछ और इक्विवेलेंसेस देखते हैं। अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं सिलेक्ट, एक मिनट इसके लिए भूल जाना है, इसे भूल जाओ सर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई। अब मुझे चाहिए क्या था सर? एक एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सुनो सर, अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ये सब क्वेरीज मत देखो, क्वेरीज मत देखो, जो बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो, क्वेरीज मत देखो, ठीक है। यहां पर ई आईडी भी है, ई नेम भी है, और कुछ और ले लो, इसका डिपार्टमेंट नंबर भी है, डिपार्टमेंट आईडी भी है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय E1 E2 E3 ए बी बी ए, ये भी डिपार्टमेंट 1 का है, ये भी डिपार्टमेंट 1 का है, डिपार्टमेंट 2 का है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मुझे सिर्फ चाहिए क्या है सर? मुझे एम्प्लॉय टेबल से ई नेम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय टेबल से ई नेम चाहिए। अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चलिए सर, अब सबसे पहला तो रिलेशनल, ये तो हो गया आपका एसक्यूएल में। ये क्या करेगा? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल,
सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। इनको मत देखिए, मैं समझाऊंगा तब समझिएगा। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो ये क्या करेगा सर, जितने भी डिफरेंट एम्प्लॉय नेम है वो प्रोजेक्ट कर देगा। अब सर प्रोजेक्शन तो बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट ही देता है, तो मैंने बोला एम्प्लॉय टेबल से प्रोजेक्ट कर लो ई नेम, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ई नेम दे देगा। ठीक है, अब बात क्या हुई सर, सुनना एक मिनट, इसको रुक जाते हैं, इसको रुक जाते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता, अगर मैं ऐसा लिखता टी सच दैट टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, तो मुझे क्या मिलता, तो मुझे क्या मिलता सर, अगर मैं ऐसा लिखता तो वो पूरी की पूरी चीजें जो एम्प्लॉय टेबल को बिलोंग करती है पूरा का पूरा टपल प्रोड्यूस हो जाता सर। अगर मैं ऐसा लिखता, सो इट विल प्रोड्यूस द कंप्लीट टपल, all attributes, it will produce all attributes of the employee table in the output। ठीक है, अब मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या थी, अरे सर यहां से पहले इसको भूल जाओ, मैंने बोला सर वो सारे टपल जो एम्प्लॉय टेबल को बिलोंग करते हैं उनके लिए कंडीशन ट्रू होगी तो वो टपल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी टपल, ये भी टपल सिलेक्ट हो गया, ये भी टपल सिलेक्ट हो गया, ये भी टपल सिलेक्ट हो गया। अब मैंने बोला मुझे इनके सारी की सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन सी वैल्यू चाहिए, ई नेम चाहिए। तो मैंने जो आउटपुट वेरिएबल था वो पूरा का पूरा टी ना डिफाइन करके सिर्फ क्या बोल दिया सर, टी डॉट ई नेम सच दैट टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉई। तो वो सारे टपल जो एम्प्लॉय में बिलोंग करते हैं उस टपल का सिर्फ कौन सा एट्रीब्यूट, उस टपल का सिर्फ कौन सा एट्रीब्यूट सर, वो सारे टपल जो एम्प्लॉय में बिलोंग करते हैं उस टपल का सिर्फ एट्रीब्यूट ई नेम। फिर ये ऐसा क्यों लिखा गया सर, टू प्रोड्यूस ई नेम or to produce only ename attribute from the selected tuples। ठीक है, अब दूसरा चीज समझो सर, एट्रीब्यूट का एक और तरीका था, ये वाला भी सर, इन दोनों में तो कोई है ही नहीं है, दोनों तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, टी डॉट ई नेम या फिर टी ऑफ ई नेम, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। टी डॉट ई नेम या टी ऑफ ई नेम ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं सर, ये तो हो गया कि आपने अगर टी को फ्री टपल वेरिएबल बोला है तो वो टपल वेरिएबल जो सिलेक्ट होगा उसका आपने एट्रीब्यूट ई नेम निकाल लिया, उसका आपने एट्रीब्यूट ई नेम निकाल लिया। अब एक दूसरे तरीके से समझते हैं, हमने ये बोला, सुनिए 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 सुनिए, टी इज द आउटपुट वेरिएबल। सर ये क्या है, टी इज द आउटपुट वेरिएबल, इसका यूज होगा टू प्रोड्यूस द आउटपुट, इसका यूज होगा टू प्रोड्यूस द आउटपुट। अब अगर मैं टी को बोल देता टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, तो सारे के सारे टपल एम्प्लॉय टेबल में बिलोंग करते हो, पूरा का पूरा एट्रीब्यूट आ जाता। जो यहां पर प्रॉब्लम हो रही थी वही आपको फेस करनी पड़ती कि अगर आप आउटपुट वेरिएबल में पूरा का पूरा टी ले लेते, अगर आप आउटपुट वेरिएबल में पूरा का पूरा टी ले लेते, तो जैसे ही आप बोलते टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, जैसे ही आप बोलते टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉई, तो वो सारे टपल जो एम्प्लॉय टेबल को बिलोंग करते हैं, और कुछ तो लिखा नहीं है, तो सब सारे के सारे टपल के लिए कंडीशन ट्रू होती है और वो पूरा का पूरा टपल सिलेक्ट हो जाता। आपके पास कोई स्कोप ही नहीं था, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं था उस सिलेक्टेड टपल से सिर्फ और सिर्फ ईआईडी निकालने का, जब तक कि आप यहां पर इस एट्रीब्यूट, इस टपल को ही सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डिफाइन नहीं कर देते कि ये टपल सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट ई नेम कंटेन करेगा। आपने यहां क्या क्या, यहां पर आपने ये बोल दिया कि जो टपल टी है उसका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा ई नेम, जो टपल टी है उसका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा ई नेम। अब हमने क्या किया, काम करते हैं आउटपुट टपल वेरिएबल को टी ही रहने देते हैं।
हमने बोला आउटपुट टपल वेरिएबल को ई ही रहने देते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नीचे वाला समझ लो। सो हमने बोला टी इज द आउटपुट टपल वेरिएबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला कि जो टपल है, मैंने बोला लेट्स अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल व्हिच बिलोंग्स टू एम्प्लॉई, देयर एग्जिस्ट अ टपल दैट बिलोंग्स टू एम्प्लॉई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, सिलेक्ट द टपल्स फ्रॉम एम्प्लॉई। सर ये क्या हुआ, टपल फ्रॉम एम्प्लॉई इज सिलेक्टेड, टपल फ्रॉम एम्प्लॉई इज सिलेक्टेड। हेलो, लेकिन ये जो एम्प्लॉय टेबल से टपल एस आया है, इसमें तो एम्प्लॉय टेबल के सारे एट्रीब्यूट होंगे, आया ना। एम्प्लॉय टेबल का जो टपल आया है, जिसको अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यूजिंग टपल वेरिएबल एस, उसमें तो सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं, उसमें तो सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं। अब क्या सर, वो जो टपल सिलेक्ट हुआ है, वो जो टपल सिलेक्ट हुआ है एम्प्लॉय टेबल का, अगर आप उस टपल से कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रोड्यूस कराना चाहते हो इन दी आउटपुट, आप उस स्पेसिफिक टपल से कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रोड्यूस कराना चाहते हो एज अ आउटपुट, तो आप क्या करोगे सर, मुझे ये जो टपल एस था, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट ई नेम है, वो चाहिए इन दी आउटपुट टपल वेरिएबल एज ई नेम। जो सिलेक्टेड टपल एस में, जो सिलेक्टेड टपल एस में ई नेम था, मुझे वो एट्रीब्यूट ई नेम चाहिए अपने आउटपुट टी में, मुझे वो एट्रीब्यूट ई नेम चाहिए अपने आउटपुट टी में। सुनिए, ये क्या है सर, सर सर वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, दिस इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द आउटपुट टपल। तो आपको जो अब आउटपुट में टपल चाहिए, उसके एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दिया आपने। आपको जो आउटपुट टपल टी है, उसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट चाहिए, क्या, ई नेम। सर एक से ज्यादा चाहिए होंगे तो वहां भी आऊंगा, दुखी मत हो जाइए, एक से ज्यादा चाहिए होंगे तो वहां भी आऊंगा, दुखी मत हो जाइए। तो मैंने बोला सर टी डॉट ई नेम इक्वल्स टू एस डॉट ई नेम। ठीक है, अब टी डॉट ई नेम इज नथिंग बट टी ऑफ ई नेम एंड एस डॉट ई नेम इज नथिंग बट एस ऑफ ई नेम। तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है, तो दोनों एक ही चीजें, ये दोनों तो एक ही चीजें। डोंट वरी, इसको वापस से विजिट करते हैं एक सेकंड के लिए, पहले नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं, तो शायद हमको चीजें समझ में आ जाए। Retrieve SID of all the students from the relation student whose marks are more than 50। तो हमने क्या बोला, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों। सबसे पहले तो एक काम करता हूं, इसकी एक कॉपी बनाता हूं, इसकी एक कॉपी बनाता हूं और यहां बोलता हूं रिट्रीव टपल्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। दो अलग अलग चीजें समझा देता हूं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। रिट्रीव टपल्स फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट मार्क्स आर, दो अलग क्वेश्चन ले लो तो समझ में आएगा। ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, जितना बताया है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
टी सच दैट टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट कौन से मार्क्स, एस तो है ही नहीं। चलो सर, पहले तो मुझे अगर पूरा का पूरा टपल चाहिए था, सुनना, सारी ही क्वेरी करेक्ट है, पर समझो सर, सबसे पहले मैंने लिखा दैट लेट्स एज्यूम, मैंने बोला टी विल बी द आउटपुट। तो सबसे पहली चीज ये आई कि सर ये जो टी है इट शुड बिलोंग टू स्टूडेंट। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि स्टूडेंट में क्या क्या है तो एक काम कर देते हैं, स्टूडेंट टेबल को स्पेसिफाई कर देते हैं। जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी एक्चुअल में वही है, बट फिर से बना देता हूं। सर स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो है एसआईडी, एस नेम एंड मार्क्स। तो अगर मैं सिर्फ इतना कर देता, अगर मैं सिर्फ इतना कर देता तो पूरा का पूरा टपल सेलेक्ट हो जाता। अगर मैं सिर्फ इतना कर देता तो पूरा का पूरा टपल सेलेक्ट हो जाता। लेकिन मैंने क्या बोला, टी शुड बिलोंग टू स्टूडेंट एंड जो टपल सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 50। तो अब ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट कंडीशन हो गई। ये कहां से आ गया ये? तो सबसे पहले तो आपका टपल टी स्टूडेंट रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका टपल टी स्टूडेंट रिलेशन का मेंबर होना चाहिए एंड जो मार्क्स की वैल्यू है उस टपल टी में वो वैल्यू 50 होनी चाहिए, तब वो टपल सिलेक्ट होगा। जिस टपल जो टपल स्टूडेंट टेबल को भी बिलोंग करता है एंड जिस टपल में मार्क्स भी मोर देन 50 है वो टपल सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एक दूसरा तरीका था सर, अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक से ज्यादा तरीके हैं। तो एक ये हो गया, तो मैंने दूसरा बोला सर अब क्या करें, तो मैंने बोला एक काम करो, आउटपुट वेरिएबल को तो टी रहने दो, ठीक है। सो टी इज द आउटपुट टपल वेरिएबल, टी इज द आउटपुट वेरिएबल। अब हमने बोला कि ये जो रिलेशन है, अब देखो सर अगर स्टूडेंट टेबल को कोई और टपल बिलोंग करेगा, स्टूडेंट टेबल को कोई और टपल बिलोंग करेगा तो वो जो वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता। मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं एस बिलोंगिंग टू स्टूडेंट? मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट? नहीं सर, ये अलाउड ही नहीं है। सिर्फ वो वेरिएबल जो आपके स्लैश से पहले लिखा है, इसका मतलब सिर्फ वो वेरिएबल जो आउटपुट टपल वेरिएबल है, सिर्फ वही वेरिएबल प्रेडिकेट फॉर्मूला में फ्री टपल वेरिएबल हो सकता है। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे बाउंडेड होने चाहिए। तो मैं यहां बोलूंगा इफ देयर एग्जिस्ट एनी टपल एस बिलोंगिंग टू स्टूडेंट सच दैट, if there exists any tuple s belonging to students s such that उस टपल s में जो मार्क्स हैं, उस टपल s में जो मार्क्स हैं अगर वो 50 हैं तो वो टपल s मेरे काम का है। if there exists any tuple s belonging to a student such that s dot marks are more than 50, तो ये टपल s मेरा इंटरेस्टेड वो टपल है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि इस टपल में स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं, इस टपल में स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं। यस और नो? यस सर। बट अगर मैं अब इस तरीके से डिफाइन करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? यहां से तो मुझे सिर्फ ये मिल गया कि वो टपल जो एस है मुझे वो वाली वैल्यू मिल गई।
अब मुझे एक्चुअल में करना क्या था सर, मुझे टपल टी के अगर मैं कोई और दूसरा, सुनना ये स्पेसिफिक कहानी है, अगर मैं सीधे सीधे टपल टी लेता हूं, अगर मैं सीधे सीधे टपल टी लेता हूं तो ये पूरा का पूरा टपल मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। लेकिन अब मैं एक ऐसे टपल एस में इंटरेस्टेड हूं जिसके अंदर मार्क्स मोर देन 50 है, जिसके अंदर मार्क्स मोर देन 50 है। तो जो भी एट्रीब्यूट थे स्टूडेंट के, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू, वो सारे एट्रीब्यूट मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट टी। तो मैं यहां पर बोलूंगा एंड, सुनिएगा, एंड सर मुझे टी में क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए टी के अंदर एसआईडी होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट वही एसआईडी हो जो एस के अंदर एसआईडी है, एंड मुझे टी के अंदर एस नेम भी चाहिए है, वो वही एस नेम होना चाहिए जो उस टपल एस के अंदर है जिसके अंदर मार्क्स 50 हैं, एंड टी के अंदर जो मार्क्स होने चाहिए वो एग्जैक्टली वही मार्क्स होने चाहिए जो इस टपल एस के अंदर मार्क्स है। चलिए बहुत दुखी मत होइए, बहुत दुखी मत होइए, ये जो ग्रीन कलर में लिखा है ये सिर्फ क्या है, ये जो ग्रीन कलर में लिखा है ये सिर्फ क्या है सर, ये है क्रिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ आउटपुट टपल टी। क्रिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स with respect to आउटपुट टपल टी। क्लियर है? बोलो 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 बोलो। तो सर अगर आपको कभी भी पूरा टपल चाहिए होगा ना, अगर कभी भी पूरा टपल चाहिए होगा किसी रिलेशन का, तो आप उस टी को सीधे सीधे उस रिलेशन का मेंबर बनाइएगा जिसका पूरा टपल चाहिए, ताकि आपको ये अलग अलग क्रिएशन नहीं करना पड़ेगा, समझे? ताकि आपको हर एट्रीब्यूट को स्पेसिफिकली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट टपल। क्लियर? तो पहला वाला तो सबको क्लियर है ना कि आई नीड दी टपल्स, वो टपल्स जो स्टूडेंट को बिलोंग करते हो एंड उन टपल्स में मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। बताओ यहां पर, बताओ बताओ बताओ। अभी मैं सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हूं सर, अभी मैं सिर्फ एसआईडी में इंटरेस्टेड हूं। तो दो तरीके हैं सर, क्या दोनों ही तो बताए थे सर। पहला वाला तो ये है कि जो आप आउटपुट ले रहे हो उसके अंदर टपल वेरिएबल में लो ही सिर्फ एसआईडी, दैट आई नीड एसआईडी फ्रॉम टपल टी, I need SID from tuple T such that T belongs to student and T dot marks are greater than 50। तो वो सारे टपल्स जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू है, वो सारे टपल्स जिनके लिए कंडीशन ट्रू है, उन सारे टपल्स में से क्या प्रोड्यूस होगा सर? टी सीधे सीधे आउटपुट टपल वेरिएबल है, टी सीधे सीधे आउटपुट टपल वेरिएबल है। तो वो सारे टपल्स, वो सारे आउटपुट टपल्स जिनके लिए, वो सारे टपल्स जो एज एन आउटपुट प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिनके लिए कंडीशन ट्रू है, उन सारे टपल्स में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एसआईडी। उन सारे टपल्स में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए है? एसआईडी। सर ये हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अब जब मैं दूसरी वाली क्वेरी जो यहां पर लिखी थी वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी क्योंकि आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने पड़े। लेकिन इस बार आप क्या बोलोगे सर, मुझे ये यहां पर इस तरीके से डिफाइन नहीं करना सर। मैंने बोला मुझे चाहिए है आउटपुट में एक टपल टी, मुझे चाहिए है आउटपुट में एक टपल टी सच दैट सर क्या वो टपल टी के अंदर जो एट्रीब्यूट हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? एसआईडी होना चाहिए। तो हमने बोला लेट्स एज्यूम इफ देयर एग्जिस्ट अ टपल एस belonging to table student, if there exists a tuple s belonging to table student such that, अब सर दूसरी चीज समझना सर, ये तो एंड ही है ना, ये सारे के सारे कम्यूटेटिव है, तो पहले ये लिख लो या पहले ये लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला
स्टूडेंट, तो मैंने बोला सबसे पहले तो एट्रीब्यूट का क्रिएशन कर दो कि टी डॉट एस आई डी प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दी टपल एस डॉट एस आई डी प्रोवाइडेड, सर ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी किया, इसको दूसरा कलर दे दो। तो यहां मैंने बोला टी डॉट एस आई डी इक्वल्स टू एस डॉट एस आई डी, इसको चाहता तो बाद में भी लिख सकता था, पहले भी लिख सकता हूं, बस ये समझा रहा हूं। सर ये क्या है? सर क्रिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, हेलो सर, आपने एट्रीब्यूट क्रिएट चाहे कर दिया हो, लेकिन ये आउटपुट में प्रोड्यूस कब होगा? आपने एट्रीब्यूट क्रिएट कब कर चाहे कर दिया हो, लेकिन ये आउटपुट में प्रोड्यूस कब होगा? सर ये आउटपुट में प्रोड्यूस होगा जब प्रेडिकेट कंडीशन ट्रू हो। ये आउटपुट में प्रोड्यूस होगा जब प्रेडिकेट कंडीशन ट्रू हो। नाउ प्रेडिकेट क्या? सर देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल एस बिलोंगिंग टू अ स्टूडेंट नाउ सच दैट t dot sid equals to s dot sid means from that particular tuple s sid will be produced as an output provided and s dot marks is greater than 50। हेलो, अभी आपको एक चीज चमकेगी, सर ये पूरा का पूरा जो राइट साइड में लिखा है ये प्रेडिकेट कंडीशन है ना? और सर ये एंड है, ये एंड है, इसका मतलब क्या? सर देयर एग्जिस्ट अ डबल एस, तो ये वाली ये देयर एग्जिस्ट ट्रू तब रिटर्न करेगा, ये देयर एग्जिस्ट ट्रू तब रिटर्न करेगा जब कोई टपल हो स्टूडेंट टेबल में ऐसा जिसके लिए कंडीशन जस्टिफाई करती हो। इसका मतलब ऐसा कोई टपल जिसके अंदर मार्क्स मोर देन 50 हो। तो ये सिर्फ क्रिएशन ऑफ एट्रीब्यूट है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा टपल है जिसके अंदर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, देन attribute sid will be created same as attribute sid of the tuple s and there exists s will return true। समझे? हाँ या ना? यस और नो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर इसमें सिर्फ एसआईडी मांगी थी, एक काम करते हैं, अब दो चीजें मांग लेते हैं। एसआईडी भी चाहिए एंड नेम्स, बेसिकली दिस आर एस नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिलेशन whose मार्क्स आर मोर देन 50। अब क्या करें? सर दो तरीके हैं, अब अभी समझते हैं। सर अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आ जाए तो? सर पहला तरीका, सर जब पूरा टपल चाहिए हो तो आपने सीधे सीधे यूज कर लिया, जो आपको सिर्फ एट्रीब्यूट एसआईडी चाहिए था तो आपने टी डॉट एसआईडी लिख लिया। सिमिलरली क्या आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो तो ये कि मैं बोलूंगा कि भाई एक टपल चाहिए है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा एसआईडी और दूसरा एट्रीब्यूट होगा एस नेम। तो मुझे ये दो चीजें चाहिए हैं आपके आउटपुट टपल में, मुझे ये दो एट्रीब्यूट चाहिए हैं। कौन कौन से? तो एट्रीब्यूट SID and SNAME are required from the selected tuples। ये क्या बोलता है? एट्रीब्यूट SID हजा and SNAMEs are required from the selected tuples such that what? आपका जो टपल T है that should belong to student table एंड उस टपल T में जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 50 होने चाहिए। तो ऐसे सारे टपल्स T जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनसे क्या चाहिए? एसआईडी एंड एसटी। समझे? ऐसे सारे टपल्स T जो स्टूडेंट टेबल को बिलोंग करते हैं एंड जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं, उन टपल से मुझे चाहिए क्या है? एसआईडी एंड एसटी। चलिए दूसरा क्या लिख सकता हूं इसके लिए? दूसरा लिख सकता हूं ना,
सर दूसरा बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने बोला लेट्स एज्यूम कि आउटपुट टपल वेरिएबल को तो टी ही रखता हूं, लेट्स एज्यूम आउटपुट टपल वेरिएबल को तो टी ही लगता हूं, लेकिन इस तरीके से डिफाइन करता हूं देयर एग्जिस्ट एनी टपल एस बिलोंगिंग टू स्टूडेंट, if there exists any tuple s belonging to a student such that उस टपल में मार्क्स क्या हों greater than 50, such that उस टपल में मार्क्स greater than 50 हो, तो अगर ये भी ट्रू हो तो आप सीधे सीधे एक काम कर दो, एंड जो टपल है उसके अंदर एक होनी चाहिए एसआईडी जो सेम होनी चाहिए टपल एस की एसआईडी के, एंड जो टपल टी है उसमें होना चाहिए एक एस नेम, और वो एस नेम भी सेम होना चाहिए इस टपल एस के एस नेम के। तो जो सिलेक्टेड टपल्स है, जो सिलेक्टेड टपल है उस सिलेक्टेड टपल के करस्पॉन्डिंग मैंने दो एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिए, अगेन इट इज क्रिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। corresponding to the selected tuple S, चमका 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 चमका। नेक्स्ट क्वेरी देखो सर, ये एक मेरा रिलेशन है, सेम हमारे रिलेशन सप्लायर है, पार्ट है, कैटलॉग है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सप्लायर रिलेशन है, पार्ट रिलेशन है, कैटलॉग रिलेशन है। फाइंड एसआईडीज ऑफ ऑल दी सप्लायर्स हु हैव सप्लाइड पार्ट्स विद पीआईडी इक्वल्स टू P1। अब बोलो find SIDs of all the suppliers who have supplied part with PID equals to P1। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। T dot SID such that T belongs to employee and T dot parts नहीं बोलो, PID होगी ना, एम्प्लॉय कहां से आ गया पहले तो, यहाँ पर एम्प्लॉय कहां से आ गए आज तो। ठीक है, तो अब समझो बात को, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए सप्लायर की आईडी वो, और जो आपको पार्ट की आईडी कंपेयर करनी है, क्या वो दोनों चीजें एक ही रिलेशन कैटलॉग में है? क्या वो दोनों चीजें एक ही रिलेशन कैटलॉग में है? हाँ सर, वो दोनों चीजें एक ही रिलेशन कैटलॉग में है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं सर। पहला सॉल्यूशन तो मैं इस तरीके से लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ टपल टी, और मुझे उस टपल टी से सिर्फ क्या चाहिए सर, मुझे उस टपल टी से सिर्फ एसआईडी चाहिए। आई नीड एसआईडी फ्रॉम द टपल टी। सर विच टपल? द टपल टी दैट बिलोंग्स टू रिलेशन कैटलॉग
that belongs to relation catalog such that in the tuple T, the PID is actually equals to what? चमका कि सर टी बिलोंग करता हो कैटलॉग को एंड उस टपल टी में पीआईडी क्या हो, उस टपल टी में पीआईडी क्या हो, 1 हो। तो वो जो टपल है जिसके लिए कंडीशन ट्रू है, वो जो टपल है जिसके लिए कंडीशन ट्रू है, उस टपल से मुझे क्या चाहिए है, उस टपल से मुझे क्या चाहिए है। एनीवे मैंने आपको शायद शुरुआत से जो प्रेडिकेट फॉर्मूला बताया है वो इसी फॉर्मेट में बताया है, तो यू गैस कैन ऑल्सो, हाँ ये यही बताया था, तो यहाँ भी यही चल रहा है। आप इसको भी ऐसे ही कर लो, कंफ्यूज मत होना, एंड मत ही लगाओ, जनरली आपको यही देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट सच दैट टी डॉट मार्क्स, एंड मत लगाना, एंड मत लगाना, यहाँ पर ये सेम टपल की बात हो रही है, ये एंड को स्पेसिफाई करने की। तो टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट सच दैट इन दैट टपल टी मार्क्स आर मोर देन 50, क्योंकि ये आपका नोटेशन ज्यादा क्लियर रखेगा, अदरवाइज आगे जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे, अदरवाइज आगे जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं एक से ज्यादा बताऊंगा। तो प्लीज एंड हटा करके इसको सिंपल ब्रैकेट में रख लीजिए, यहां पर ये चाहिए होगा, यहां पर ये चाहिए होगा। मैं इस नोटेशन को सिर्फ ये समझा रहा हूं क्योंकि ये जो पूरी कंडीशन है ये तो सच दैट कंडीशन ही है, दैट एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड नहीं यूज होगा क्या, कहां पर, मैं वही बोल रहा हूं, किसने पूछा, राहुल या तो फिर मधु, दोनों ही चीजें वैलिड है, लेकिन दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप लोगों को जो गेट में आंसर्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब उसको सारे के सारे ही मैंने चेंज कर दिए, सो डोंट वरी। यहां से भी एंड हटा दिया, यहां से भी एंड हटा दिया, यहाँ तो यहाँ एंड चाहिए है, यहां से भी एंड हटा दिया, दैट्स फाइन। और उसी चीज को यहां पर बोल देता हूँ, टी बिलोंग्स टू कैटलॉग सच दैट टी डॉट पीआईडी इज इक्वल्स टू P1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वी नीड अ टपल टी बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट इन दैट टपल टी पीआईडी इज इक्वल्स टू P1, such that in that tuple T PID is equals to P1. So if this condition is true for any tuple T, if this condition is true for any tuple T, if this condition is true for any tuple T, then from that tuple the SID will be selected as an output. The SID will be selected as an output. Now आप ये क्यों कर पाए, आप ये ऐसा सीधे सीधे आउटपुट टपल वेरिएबल इसलिए यूज कर पाए क्योंकि आपको सिर्फ एक ही रिलेशन के ऊपर काम करना था। सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया है, सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया है और उस पार्ट की आईडी क्या है, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास सेम टेबल कैटलॉग में अवेलेबल है। आपके पास अगर S1 P1 है, तो अगर ऐसा कोई टपल है जिसके अंदर PID इज इक्वल्स टू P1, अगर कोई टपल है T बिलोंगिंग टू कैटलॉग जिसके अंदर PID इज इक्वल्स टू P1, तो उस टपल का जो एट्रीब्यूट SID है वो आप एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करा दोगे, वो एट्रीब्यूट SID आप एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करा दोगे। ठीक है, चलिए सर दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका वही जो इतनी देर से लिखते चले आ रहे हैं कि एक काम करो कि आउटपुट टपल को सिर्फ T ले लो और आपको जो टपल सेलेक्ट करना है वो कहां से, सर कैटलॉग टेबल से। तो हमने बोला लेट्स अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल C बिलोंगिंग टू कैटलॉग, let's assume there is a tuple C belonging to catalog such that in tuple C the PID is equals to P1, such that in tuple C the PID is equals to P1। तो अगर यहां तक ट्रू है तो वो टपल C जिसके अंदर PID equals to P1 है, उस टपल C के अंदर एक SID भी होगी, उस टपल C के अंदर एक SID भी होगी, उस टपल C के अंदर एक SID भी होगी। वो SID मुझे चाहिए है अपने आउटपुट टपल T के एट्रीब्यूट की तरह, वो SID मुझे चाहिए है अपने आउटपुट टपल T के एट्रीब्यूट की तरह। क्लियर, बोलो 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 बोलो, क्लियर। So there exists and let's have a normal output tuple variable T, हमने बोला, और इसको अब मैं यूज नहीं कर सकता, इसको मैं कैटलॉग की तरह डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक बार T यूज कर लिया तो फिर इसके एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस T के एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं तो इवन इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ टपल फ्रॉम कैटलॉग, तब भी उस टपल को आपको किसी और टपल वेरिएबल का यूज करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप कैटलॉग
से टपल टी चाहते थे तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे टी डॉट एस आई डी बोलना पड़ता, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पर टी लिख दिया तो टी बिलोंगिंग टू कैटलॉग, जैसे ही ये बोला, अब जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस टपल के सारे एट्रीब्यूट टी में आ जाएंगे। तो अगर आप टी को कैटलॉग से ही उठा रहे हो, अगर आपका टपल सीधे सीधे आउटपुट टपल वेरिएबल टी सीधे सीधे कैटलॉग को बिलोंग करता है, तो यहां पर आपको जो एट्रीब्यूट चाहिए हैं वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे एज एन आउटपुट टपल वेरिएबल। लेकिन अगर आपने आउटपुट टपल वेरिएबल को टी डिफाइन किया है और आपने जिस रिलेशन से आप आउटपुट चाहते हो उसको अगर किसी और टपल वेरिएबल का यूज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो इस आउटपुट टपल वेरिएबल टी के एट्रीब्यूट्स अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। समझे डिफरेंस? बार बार यही हो रहा है, समझ रहे हो डिफरेंस को? चलो अगले पे आओ। अगर मैं बोलूं कंसिडर दी फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा सेम, फाइंड SIDs of all the suppliers who have supplied some red color parts। कम ऑन, सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया और उस पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो कलर है, ये इंफॉर्मेशन कहां है? सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया है एंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो कलर है, ये इंफॉर्मेशन कहां है? सर सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया है उसकी इंफॉर्मेशन कैटलॉग में है और उस पार्ट का जो कलर है वो कलर की इंफॉर्मेशन पार्ट टेबल में है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सुनना अच्छे से सर। अभी भी दोनों चीजें वैलिड हैं, अभी भी दोनों चीजें वैलिड हैं, लेकिन इस बार पहला सॉल्यूशन उल्टा देखते हैं। सर अगर मैं आपसे यहां से ये बोलूं लेट्स अज्यूम दैट द आउटपुट टपल वेरिएबल इज टी, तो हमने ये बोला कि सबसे पहले तो देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग, देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट सबसे पहले एट्रीब्यूट क्रिएट कर देता हूं। मैंने ऑलरेडी बोला था ये कहीं भी कर सकते हो, तो मैंने बोला कि मुझे आउटपुट में चाहिए होगा टी डॉट एस आई डी। कौन सा एस आई डी? सर वही एस आई डी जो सी का एस आई डी है, जो टपल सी के अंदर एस आई डी है। एंड व्हाट शुड बी द कंडीशन? एंड सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा सुनिएगा। एंड देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल पी बिलोंगिंग टू, क्या जगह चाहिए होगी, मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा, मैं वापस से लिख दे रहा हूं। एग्जिस्ट अ टपल टी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग। मैं दूसरे तरीके से भी लिख दूंगा, डोंट वरी, वो दोनों इक्विवेलेंट ही होंगी। आप बोलोगे सर हम तो चाहते थे कि एट्रीब्यूट क्रिएशन बाद में हो, तो बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दे एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग। अब आपको ये पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो टपल सी से आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो टपल सी से आएगा। सो सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट, सबसे पहले एट्रीब्यूट क्रिएट कर ले रहा हूं अभी, बाद में दूसरा लिख दूंगा, टी डॉट एस आई डी इक्वल्स टू सी डॉट एस आई डी। मैंने बोला कि ये आएगा, लेकिन ये कब आएगा? जब ये एंड के साथ जो लिखा हो वो भी ट्रू हो। हेलो सर, ये आउटपुट कब क्रिएट होगा? ये आउटपुट कब क्रिएट होगा? सर ये आउटपुट तब क्रिएट होगा जब इस एंड के राइट हैंड साइड वाला भी ट्रू हो, हाँ या ना? ये आउटपुट तो तब क्रिएट होगा ना जब एंड के राइट हैंड साइड वाला भी ट्रू हो, यस और नो? बोलो बोलो बोलो। ये आउटपुट तो तब क्रिएट होगा जब ये पूरी की पूरा प्रेडिकेट ट्रू होगा। पूरे के पूरे प्रेडिकेट के ट्रू होने के लिए एंड के राइट वाला भी तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये एंड के राइट वाला है क्या? सर कहानी क्या है? सर टपल और कैटलॉग को बिलोंग करता हो, टपल कैटलॉग को बिलोंग करता हो। अब जाना पड़ेगा रिलेशनल अलजेब्रा पे। क्या होना चाहिए था? सर अगर S1 ने पार्ट P1 सप्लाई किया है और अगर पार्ट P1 का कलर रेड है, सर ये है हमारा कैटलॉग टेबल और ये है हमारा पार्ट टेबल का इंफॉर्मेशन। तो अगर कैटलॉग में सप्लायर ने पार्ट P1 सप्लाई किया और उस पार्ट का कलर रेड है, तभी तो जाकर के कैटलॉग टेबल के टपल से
वो SID सिलेक्ट होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, एंड सुनिए 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 सुनिए, एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल P बिलोंगिंग टू पार्ट्स। तो ये भी ट्रू देना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ टपल P बिलोंगिंग टू पार्ट्स सच दैट, सर क्या कैटलॉग टेबल के अंदर, सर कौन सा टपल, सर वो टपल जिसको आप बाहर से लेकर के आए हो, उस टपल के अंदर जो PID है वो टपल P के अंदर जो PID है उसके इक्वल हो, टपल P के अंदर जो PID है उसके इक्वल हो। सप्लायर ने जो पार्ट सप्लाई किया है उसी कलर, पार्ट के कलर की बात होनी चाहिए, ठीक है। एंड जिस पार्ट के करस्पॉन्डिंग कैटलॉग टेबल के टपल में जो PID है उसी पार्ट के करस्पॉन्डिंग कलर रेड होना चाहिए। एंड टपल P के करस्पॉन्डिंग जो कलर है, टपल P के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो रेड होना चाहिए। अगर ये जो राइट हैंड साइड वाला प्रेडिकेट फॉर्मूला है, जब ये राइट हैंड साइड वाला प्रेडिकेट फॉर्मूला है, तो आपको टपल कैटलॉग टपल सी, कैटलॉग टेबल सी से एक ऐसा टपल मिल गया है जिसकी PID ऐसे पार्ट की PID से मैच करती है जिसका कलर रेड है, जिसकी PID ऐसे पार्ट की PID से मैच करती है जिसका कलर रेड है। अगर यहां तक की कहानी आ गई तो अगर ये भी, अगर ऐसा कोई टपल है जिसके लिए ये ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू होगा। ये तो सिर्फ क्रिएशन है, ये तो सिर्फ क्रिएशन ऑफ एट्रीब्यूट है, इससे दुखी नहीं होइएगा, इससे दुखी नहीं होइएगा। इसको मैं चेंज भी कर दूंगा आप लोगों के समझने के लिए। तो अगर इतना हो गया तो आपका काम हो गया, अगर इतना हो गया तो आपका काम हो गया। ये एक हुआ और इसके बाद ये सेट बना। तो वो सारे कैटलॉग जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू है उन सबकी SID सिलेक्ट हो जाएगी और वो एज एन आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। चमका कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका मैं और दे देता हूं, इसका मैं और दे देता हूं, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, लेट्स अज्यूम अ टपल T सच दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल C बिलोंगिंग टू कैटलॉग such that there exists a tuple P belonging to parts such that there exists a tuple P belonging to parts such that टपल C के अंदर जो PID है वो टपल P की PID के इक्वल हो एंड टपल P के अंदर जो कलर है वो वो रेड के इक्वल हो। तो अगर ये ग्रीन वाला भी ट्रू आ गया, अगर देयर एग्जिस्ट अ टपल कैटलॉग के कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, अगर ये पूरा का पूरा ट्रू है, अगर ये पूरा का पूरा ट्रू है तो मुझे चाहिए है एंड टी डॉट एस आई डी, सॉरी क्या, टी डॉट एस आई डी। सर कहां से? सर SID तो आपको कैटलॉग टेबल से मिलेगी। तो आप बोलोगे शुड बी इक्वल्स टू सी डॉट एस आई डी, शुड बी इक्वल टू सी डॉट एस आई डी, और ये पूरा आपका ब्रैकेट क्लोज होगा। फाइनली जो भी डाउट है पूछ लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम ये करेगी वही काम ये करेगी। सी जब तक ये पूरी चीज ट्रू नहीं हो जाती तब तक तो आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो पहले इसको करके और इसको चेक कर लो, या तो फिर पहले इसको चेक करके बाद में आउटपुट प्रोड्यूस करा लो। जब तक ये वाली चीज ट्रू नहीं होती तब तक ये वाला एज एन आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो जब तक ये वाली चीज ट्रू नहीं होती तब तक ये वाला एज एन आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ये पहले ऑथर्स इसलिए लिख देते हैं ताकि आप ये समझ पाओ दैट वी आर लुकिंग फॉर दी SIDs जो हमको चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर दी SIDs जो हमको चाहिए। क्लियर? आओ इसको, ये क्या हुआ? सेम आ गया क्या? Find SIDs of all the suppliers who have supplied some red parts. Find SIDs of all the suppliers who have supplied some red color parts or some green color parts.
कोशिश कीजिए फटाफट, कोशिश कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था क्या? देखो इसका एक और सॉल्यूशन है, इसका एक और सॉल्यूशन है। आपको जो आउटपुट चाहिए, आपको जो आउटपुट चाहिए वो किस टेबल से है? सो जो आउटपुट चाहिए वो कैटलॉग टेबल से है, और मुझे आउटपुट में सिर्फ क्या चाहिए सर? एसआईडी चाहिए। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता था टी डॉट एसआईडी सच दैट टी बिलोंग्स टू कैटलॉग, टी बिलोंग्स टू कैटलॉग such that there exists a tuple p belonging to parts, there exists a tuple p belonging to parts such that जो टपल टी के अंदर पीआईडी है वो टपल पी की पीआईडी के इक्वल हो, एंड टपल पी के अंदर जो कलर है वो रेड हो, टपल पी के अंदर जो कलर है वो रेड हो। तो आपको जो आउटपुट चाहिए था, आपको जो आउटपुट चाहिए था वो सीधे सीधे कैटलॉग टेबल से चाहिए था, तो आप सीधे सीधे उस टपल टी को कैटलॉग का मेंबर बना सकते थे। यस और नो? आपको जो आउटपुट चाहिए था वो कैटलॉग टेबल से चाहिए था, तो आप सीधे सीधे टपल टी को कैटलॉग टेबल का मेंबर बना सकते थे। देख, मुझे जो आउटपुट चाहिए टी, वो उसका मुझे टपल टी का एट्रीब्यूट एसआईडी चाहिए। कौन सा टपल? वो टपल जो कैटलॉग टेबल को बिलोंग करता है, सच दैट उसके लिए कोई ना कोई टपल पी बिलोंग करता है पार्ट्स टेबल में, सच दैट टी के अंदर जो पीआईडी वो पी की पीआईडी से मैच करती हो, एंड टपल पार्ट में उस टपल पार्ट में उस पीआईडी के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो रेड होना चाहिए। पार्ट में पीआईडी के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो रेड होना चाहिए। बोलो इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ये तो सर शुरुआत से चल रहा है, हर बार मैं पहले ये लिख दे रहा था बाद में ये लिख रहा था, इस बार मैंने पहले बाद वाला लिख दिया और फिर बाद में और फिर पहले वाला लिखा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मेक सेंस? यार हाँ या ना कर दिया करो, इतने मतलब वो क्या बोलूं मैं तुमको। इसका आंसर दीजिए। सम रेड कलर पार्ट्स और सम ग्रीन कलर पार्ट्स। अगेन सर सेम कहानी सर, कलर बाकी कुछ नहीं बदलेगा सर, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो पीआईडी ये होनी चाहिए, एंड यहां पर मैं एक डिसजंक्शन लगा दूंगा, यहां पर मैं एक डिसजंक्शन लगा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं। चलो वापस से लिख देता हूं, वापस से लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? हमने बोल दिया दैट आई नीड अ टपल टी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग such that t dot sid equals to c dot sid, क्रिएशन हो गया, एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल p बिलोंगिंग टू पार्ट्स, इसका कलर बदलो ताकि इसका स्कोप समझ में आए कहां तक है, एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल p बिलोंगिंग टू पार्ट्स सच दैट टपल p के अंदर जो pid है वो टपल सी के अंदर जो पीआईडी है उसके इक्वल हो, एंड टपल पी के अंदर जो कलर है वो या तो रेड होना चाहिए, और टपल पी के अंदर जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एज अ होल ये और ट्रू है तो उस करस्पॉन्डिंग, अगर ये और ट्रू है तो उस करस्पॉन्डिंग पार्ट का कलर या तो रेड है या ग्रीन है। अगर ऐसा कोई भी टपल है कैटलॉग टेबल में जिसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है उस पार्ट का कलर या तो रेड हो या ग्रीन हो, तो कैटलॉग टेबल के उस टपल से एसआईडी सिलेक्ट होनी चाहिए, कैटलॉग टेबल के उस टपल से एसआईडी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट, और उसके अलावा आपकी कंडीशन खत्म हो गई कैटलॉग टेबल के लिए, इंक्वायरी खत्म हो गई। चलिए सर इसका एक और दूसरा तरीका भी है, एक और दूसरा तरीका भी है। एक बार मैं वो सप्लायर निकाल लूं जिनका कलर है रेड कलर सप्लाई करने वाले, एक बार मैं वो निकाल लूं जिनका कलर, जिन्होंने
ग्रीन कलर के पार्ट सप्लाई किए हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन सर देखना इसको अच्छे से, मैं दो अलग अलग टपल वेरिएबल यूज कर सकता हूं। मैंने बोला कि एक तो टपल वेरिएबल ले लिया यू, एक तो टपल वेरिएबल ले लिया यू सच दैट टी बिलोंग्स टू कैटेलॉग, क्रिएशन की जरूरत ही नहीं है, टी बिलोंग्स टू कैटेलॉग सच दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल पी बिलोंगिंग टू पार्ट्स such that there exists a tuple p belonging to parts such that t के अंदर जो PID है वो p की PID के इक्वल हो एंड p के अंदर जो कलर है वो रेड के इक्वल हो, वो रेड के इक्वल हो। तो जब ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहां से आपको क्या मिलेगा सर, यहां से आपको ये सेट है ना सर, सर ये सेट है। तो जैसे आपने बोला सेट है तो ये सारे के सारे आपको कुछ टपल्स मिलेंगे, यहां से आपको कुछ टपल्स मिलेंगे जिनके अंदर वो एसआईडी होंगी, जिनके अंदर वो सॉरी एसआईडी लिखना पड़ेगा, t.sid लिखना पड़ेगा, जिनके अंदर वो सारी एसआईडी होंगी जिन्होंने रेड कलर का पार्ट सप्लाई किया है। इसका और कर दो, इसका और कर दो, एक और क्वेरी लिखो जिसके अंदर बोला हमने कि u.sid, एक हमने एक और नया आउटपुट वेरिएबल लिया u.sid, और यहां से क्या होगा सर, u शुड बिलोंग टू कैटेलॉग। ये अलग अलग है, दोनों ट्रू होने, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू होगा तो वो एसआईडी आएगी, जब ये फॉल्स होगा तो ये और वाला रन करेगा, जब ये फॉल्स होगा तो ये और वाला रन करेगा कि क्या वो सप्लायर जिसने ये रन नहीं किया उसने कोई ग्रीन कलर का सप्लाई किया है। सो u बिलोंग्स टू कैटेलॉग सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पार्ट, देयर एग्जिस्ट अ टपल p बिलोंगिंग टू पार्ट्स, अलग अलग इंस्टेंसेस हैं, सच दैट u के अंदर जो PID है वो इक्वल हो p के अंदर PID के, एंड p के अंदर जो कलर है वो कलर हो ग्रीन। ठीक है, सो इन दोनों का और निकलेगा वो सप्लायर जिन्होंने कोई रेड कलर का पार्ट सप्लाई किया है और विद वो सप्लायर का सेट जिन्होंने कोई ग्रीन कलर का पार्ट सप्लाई किया। मेक सेंस? ये तो एक तरीका था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ये इस तरीके से भी हो ही सकता था, देयर एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू कैटलॉग, देयर एग्जिस्ट अ टपल सी बिलोंगिंग टू पार्ट के सबसे पहले p की PID पार्ट हो, यहां पर p डॉट कलर इक्वल्स टू रेड और p डॉट कलर इक्वल्स टू ग्रीन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसकी एसआईडी सिलेक्ट कर लो। अरे बहुत सारे तरीके हैं एक ही क्वेरी को लिखने के, बस यही कंफ्यूजन है। बहुत सारे तरीके हैं एक ही क्वेरी को लिखने के, बस यही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। चलो मैं इसी क्वेरी को वापस से रिफ्रेश करता हूं और आपसे एक नया क्वेश्चन पूछता हूं। आ जाओ, SIDs of all the supplier who have supplied some red color parts and some green color parts, क्या करोगे सर? ये वाला कॉन्सेप्ट तो अभी भी वैलिड है, जो पहले मैं और नहीं यूज कर पा रहा था ना रिलेशनल अलजेब्रा में, वो मैं यहां यूज कर सकता हूं क्योंकि आपने यहां पर वो सेट निकाल दिया जिनके अंदर सारी की सारी वो SIDs हैं, जिनके अंदर सारी की सारी वो SIDs हैं जिनका कलर रेड है, एंड किया वो सारे सप्लायर के साथ जिन्होंने कोई ग्रीन कलर का पार्ट सप्लाई किया है। तो वो सप्लायर जिन्होंने रेड एज वेल एज ग्रीन दोनों कलर का पार्ट सप्लाई किया होगा वो आएगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस टू सेट्स। मेक सेंस? आफ्टर द एंड ऑफ दिस टू सेट्स। लेकिन हम लोग बचपन से एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, क्या मैं यहां पर एंड लगा सकता हूं? क्या मैं यहां पर एंड लगा सकता हूं? क्या ये फर्स्ट क्वेरी भी सही है? ये बताओ। सेकंड तो सही है, सेकंड तो वैलिड है। क्या फर्स्ट वाली भी सही है? क्या फर्स्ट वाली क्वेरी भी सही है? नो सर, फर्स्ट क्वेरी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सेम टपल में पार्ट का कलर रेड एंड ग्रीन एक साथ हो ही नहीं सकता। सेम टपल में पार्ट का कलर रेड एंड ग्रीन एक साथ हो ही नहीं सकता। तो सर पहली वाली क्वेरी कैसे लिखी जा सकती है? आओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लो, बाद में रोइएगा मत।
आ जाओ। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज, लेट्स एज्यूम मैंने बोला था टी इज द आउटपुट टपल वेरिएबल जिससे मैं रिजल्ट लूंगा, जिससे आधा कलर इज रेड और ग्रीन, दोनों एक साथ नहीं हो जाते। तो हमने बोला लेट्स एज्यूम देयर एग्जिस्ट, ये कब सर, इफ देयर एग्जिस्ट अ टपल C1 बिलोंगिंग टू कैटलॉग, सुनना अच्छे से, such that if there exists a tuple C1 belonging to catalog such that with respect to that tuple C1 there exists a tuple P1 belonging to parts, there exists a tuple P1 belonging to parts such that, सुनना ये कलर के ऊपर फोकस करना, such that C1 के अंदर जो PID हो वो P1 के अंदर PID के इक्वल हो एंड P1 के अंदर जो कलर हो वो रेड हो। ठीक है, तो अगर इतना हो गया, अगर इतना हो गया तो क्या हुआ सर, अगर इतना हो गया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब मुझे एक ऐसा सप्लायर के करस्पॉन्डिंग C1 में टपल मिल गया है, मुझे एक ऐसे सप्लायर के करस्पॉन्डिंग C1 टपल मिल गया है जिसने कोई रेड कलर का पार्ट सप्लाई किया हो, लेकिन मुझे ये चाहिए कि उसने ग्रीन कलर का पार्ट भी सप्लाई किया हो। तो मैं क्या बोलूंगा, एंड व्हाट, एंड व्हाट, तो जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है उसके करस्पॉन्डिंग में क्या चाहता हूं, एंड देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल P2 एंड देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल P2 बिलोंगिंग टू पार्ट्स, यस और नो। इसके स्पेसिफिक क्या कंडीशन लिखूं बताओ फटाफट से, देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल P2 बिलोंगिंग टू पार्ट्स, इसके लिए क्या कंडीशन लिखूं बस ये बता दो तो आपको समझ में आ गया। C1.PID equals to P2.PID and P2.color equals to green, यस। तो सर ये जो पूरा चीज चल रहा है ये सिर्फ इतना ट्रू है, ये इसी के स्कोप में है, आपको सिर्फ ये समझना है, ये इसी के स्कोप में है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि सर देयर एग्जिस्ट अ टपल C1 बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट देयर एग्जिस्ट अ P1 बिलोंगिंग टू पार्ट सच दैट ये चीज ट्रू हो, एंड देयर एग्जिस्ट अ P2 बिलोंगिंग टू पार्ट सच दैट देयर एग्जिस्ट अ P2 बिलोंगिंग टू पार्ट सच दैट आपके C1 की जो PID है वो P2 की PID से भी मैच करती हो, एंड कम से कम एक टपल ऐसा हो सच दैट उसके करस्पॉन्डिंग P2 के अंदर कलर ग्रीन हो। तो माय क्वेश्चन इज, अगर ये वाली चीज भी ट्रू हो गई, अगर ये वाली चीज भी ट्रू हो गई तो टपल C1 के करस्पॉन्डिंग एक पार्ट ऐसा है जो रेड कलर का है और टपल C1 के करस्पॉन्डिंग एक पार्ट ऐसा है जो ग्रीन कलर का है। अगर ये दोनों चीजें ट्रू हैं तो फाइनली मुझे क्या बोलना पड़ेगा सर, अगर ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तो मैं बोलूंगा एंड मुझे एक टपल C1 ऐसा मिल गया है जिसके करस्पॉन्डिंग रेड कलर का पार्ट भी है और ग्रीन कलर का पार्ट भी है, तो बोलूंगा एंड T.SID। क्यों? क्योंकि मुझे इस आउटपुट टपल में T.SID चाहिए। सर कौन सी? इस टपल C1 के करस्पॉन्डिंग जो SID थी वो, इस टपल C1 के करस्पॉन्डिंग जो SID थी वो। क्लियर? सबका सही है? क्लियर है? समझ में आया कि अगर C1 के करस्पॉन्डिंग एक टपल हो पार्ट जिसके अंदर पार्ट की PID C1 की PID से मैच करती हो और पार्ट का कलर रेड हो, एंड सर भी स्कोप खत्म नहीं हुआ है, इसी C1 के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा टपल हो P2 पार्ट जिसके अंदर भी PID मैच करती हो C1 की PID से, C1 की PID से। सर ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो पाप कर दिया। नहीं 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 नहीं, हाँ मत करो, मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, 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 मैंने पाप कर दिया और मैंने पाप कर दिया और मैंने पाप कर दिया। क्या पाप कर दिया? सर यहां से टपल तो एक ही C1 चला है ना,
तो अगर उसमें S1 P1 है, तो अगर P1 की पीआईडी रेड कलर से मैच करती है, तो सेम टपल C1 की पीआईडी कभी ग्रीन कलर के पार्ट से मैच ही नहीं करेगी, ये हमेशा फॉल्स आ जाएगा, ये हमेशा फॉल्स आ जाएगा, ये हमेशा फॉल्स आ जाएगा, ये हमेशा फॉल्स आ जाएगा। सर टपल तो सेम ही लेके चला, टपल तो सेम ही लेके चला, तो ये तो गड़बड़ हो गई सर, ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा सर, अब मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा, अब मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। एंड सर ये जो C1 है इसी के करस्पॉन्डिंग ये चीज मैच हो, एंड सर देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल C2 बिलोंगिंग टू कैटलॉग। सुनना सर, सेम सप्लायर की बात होनी चाहिए, सेम सप्लायर की बात होनी चाहिए, वो तो चेक किया ही नहीं। देयर शुड एग्जिस्ट अ C2 बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट देयर एग्जिस्ट अ P2 बिलोंगिंग टू पार्ट्स। यार ये जगह कम पड़ रही है, इसको मैं नीचे ही ले जा रहा हूं, नीचे ले जा रहा हूं। एंड देयर शुड एग्जिस्ट अ C2 बिलोंगिंग टू कैटलॉग, अभी समझोगे, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ P2 बिलोंगिंग टू पार्ट्स सच दैट। क्या होना चाहिए सर, ये जो कुछ भी है क्या इस बाहर वाले के स्कोप में है? हाँ सर ये बाहर वाले के स्कोप में अभी भी है। तो मेरा जो कंटेंट्स है वो सिर्फ होना चाहिए कि सर ये जो अंदर वाला टपल है ना C2, इसकी एसआईडी वही होनी चाहिए जो बाहर वाले की है। तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये जो C1 का स्कोप में एसआईडी है, ये जो C1 के स्कोप में एसआईडी है, ये C2 के अंदर जो एसआईडी है उसके इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप अलग अलग पार्ट की बात कर लोगे। तो सेम सप्लायर जो C1 टपल में है वो सेम सप्लायर C2 टपल में भी हो, C2 टपल में भी हो, एंड C2 टपल में जो पार्ट है उसका पार्ट का कलर ग्रीन हो, एंड C2 की जो पीआईडी है वो P2 की पीआईडी से मैच करे, एंड P2 का जो कलर है वो ग्रीन हो, P2 का जो कलर है वो ग्रीन हो। समझे बात को? जब इतनी सारी कहानी मैच कर जाए, जब इतनी सारी कहानी मैच कर जाए, तो C1 के करस्पॉन्डिंग एक पार्ट C1 में जो एसआईडी है उस एसआईडी के करस्पॉन्डिंग एक पार्ट P1 है, सच दैट C1 की जो एसआईडी है उसकी पीआईडी पार्ट P1 की पीआईडी से मैच करती है और P1 का कलर रेड है। एंड सेम एसआईडी जो C1 में है उसी के करस्पॉन्डिंग एक और टपल हो C2 में, एक और टपल हो कैटलॉग में C2, जिसकी एसआईडी C1 की एसआईडी से मैच करती हो, लेकिन C2 के अंदर जो पीआईडी है वो एक ऐसी पीआईडी से मैच करती हो जिसका कलर ग्रीन है, जिसका कलर ग्रीन है। तो आपने C1 में एक ऐसा टपल चूज कर लिया है जिसमें वो एसआईडी है जिसने एक पार्ट P1 रेड कलर का पार्ट सप्लाई किया और एक पार्ट P2 ग्रीन कलर का सप्लाई किया है। तो यहां से फाइनली मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ यहां से मुझे फाइनली एट्रीब्यूट क्रिएशन करने हैं। तो मैं बोलूंगा एंड T.SID, अब ये एट्रीब्यूट क्रिएशन हो गया। C1 के अंदर जो SID है, दिस इज द सप्लायर जिसने वो काम किया है। चमका की नहीं, चमका की नहीं, बताओ। सोचो और बताओ, क्या पिछले वाले में क्या गलती थी, इसको लिखने के बाद अगर समझ पाए हो तो प्लीज बताओ। राहुल, कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर आपने रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझे तो आपको ये समझ में आएगा। मैं बता देता हूँ। लेट्स एज्यूम कि मेरे पास एक कैटलॉग टेबल है, ठीक है। पिछले वाले में क्या गलती थी वो भी समझो। सर ये S1 है, इसने पार्ट P1 सप्लाई किया है, वॉट एवर दी कॉस्ट इज, और मैं बोलता हूं कि ये पार्ट टेबल है, ठीक है, और ये P1 का कलर रेड है एंड P2 का कलर ग्रीन है। तो जो मैंने पहला वाला लिखा था उसको समझना। जब मैंने पहला लिखा कि सर देयर एग्जिस्ट अ टपल C1 बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पार्ट P1 बिलोंगिंग टू पार्ट्स, तो आपने बोला कि सर अगर मैं इसको C1 बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको C1 बोल रहा हूँ तो ये तो C1 ही रहेगा। यहाँ पर कम से कम एक पार्ट होना चाहिए P1, कम से कम एक पार्ट होना चाहिए। इनके नाम से कंफ्यूज मत होना, ये P1 PID नहीं है, ये P1 PID नहीं है, ये पार्ट के टपल हैं। तो अगर मैं इसको P और Q लिख दूं, कंफ्यूज मत हो जाओ बस,
सर पार्ट की आईडी कुछ और रख देते हैं ना, पार्ट की आईडी कुछ और रख देते हैं। यहाँ पर पीआईडी है पीएक्स, ठीक है, यहाँ पर पीआईडी है पीएक्स एंड पी वाई, यहाँ पर पीआईडी है पीएक्स एंड पी वाई, ठीक है। अब हमने बोला क्या सर, यहाँ पर पार्ट में एक टपल P1 ऐसा होना चाहिए सर दैट यहाँ की जो पीआईडी है C1 की, वो पार्ट P1 की पीआईडी से मैच करती हो और P1 का कलर रेड हो। यहां तक क्लियर? सुनिएगा, यहां तक क्लियर? जो पिछला वाला था वो तो अभी भी है। देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल C1 बिलोंगिंग टू कैटलॉग सच दैट देयर एग्जिस्ट अ टपल P1 बिलोंगिंग टू पार्ट सच दैट आपके उसके टपल P1 की जो पीआईडी है C1 में जो पीआईडी है उससे मैच करती हो एंड P1 का कलर रेड हो। अगर मैं यहां पर ये लिख देता एंड देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल P2 बिलोंगिंग टू पार्ट्स, अगर मैं ऐसा लिख देता देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल P2 बिलोंगिंग टू पार्ट्स सच दैट C1 की जो पीआईडी है जो आप लोगों ने भी लिखा था वो P2 की पीआईडी से भी मैच करती हो, वो P2 की पीआईडी से भी मैच करती हो एंड P2 का कलर ग्रीन हो, P2 का कलर ग्रीन हो। सो व्हाट आई वांट टू आस्क इज, समझिएगा, जिसको समझ में नहीं आया था कौन था? राहुल। राहुल समझो, अगर मैं इस तरीके से लिखता तो मैं बोल रहा हूं कि इसी सर भी स्कोप खत्म नहीं हुआ है, ये स्कोप में ही है। आप ब्रैकेट को समझो, ब्रैकेट को समझो, ब्रैकेट को समझो, ये स्कोप यहां से चालू हुआ है, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं कर देता तब तक इसका ब्रैकेट क्लोज स्कोप खत्म नहीं हुआ है, इसका स्कोप यहां जाके खत्म हुआ है, इसका स्कोप यहां जाके खत्म हुआ है। तो अभी भी यहां पर जो पीआईडी है वो C1 से ही आ रही है। तो जो सेम टपल था, सुनिए सर, इसी टपल में जो पीआईडी थी अगर वो पीएक्स के इक्वल है जिसका कलर रेड है, तो क्या एक ऐसा टपल P2 के करस्पॉन्डिंग ये पीआईडी हो सकती है जिसका कलर ग्रीन हो? राहुल सर, एक टपल में तो एक ही पीआईडी होगी ना, तो आपका C1 किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक टपल में तो एक ही पीआईडी होगी, एक टपल में तो एक ही पीआईडी होगी, हाँ या नहीं? राहुल, एक टपल में तो एक ही पीआईडी होगी, ठीक है। तो अगर एक टपल के अंदर जो पीआईडी है पीएक्स अगर वो रेड कलर के पार्ट से मैच कर रही है तो उसी टपल में जो पीआईडी वो किसी ग्रीन कलर के पार्ट से कभी मैच करेगी ही नहीं, वो कभी ग्रीन कलर के पार्ट से मैच करेगी ही नहीं। इसलिए जो पिछली वाली क्वेरी लिख दी थी वो गलत थी, इसलिए जो पिछली वाली क्वेरी लिख दी थी वो गलत थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया और उसको हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये पीएक्स और पीवाई है तो लेट्स अज्यूम आपके पास एक टपल P1 बिलोंग करता है सच दैट इसके करस्पॉन्डिंग जो पीआईडी है उसका कलर रेड है एंड अब एंड ये तो खत्म हो गया, एंड देयर शुड एग्जिस्ट अ टपल C2 इन दी कैटलॉग एंड टपल P2 इन दी पार्ट। सर अभी भी ये टपल C2 एंड टपल P2 इस टपल C1 के स्कोप में है, अभी भी ये टपल C2 एंड टपल P2 इस C1 के स्कोप में है। तो ये बोल रहा है कि इसी टेबल कैटलॉग में कोई और टपल S1 ऐसा, कोई और टपल ऐसा होना चाहिए, कोई और टपल ऐसा होना चाहिए C2, कोई और टपल C2 ऐसा होना चाहिए कैटलॉग में सच दैट उसकी जो एसआईडी है वो C1 की एसआईडी से मैच करती हो, ताकि सेम सप्लायर ने एक पार्ट पीएक्स सप्लाई किया हो, एक पीवाई सप्लाई किया हो जिसका रेड हो, एक का कलर रेड हो, दूसरे का कलर ग्रीन हो। तो सेम सप्लायर एक और टपल C2 ऐसा होना चाहिए जिसकी एसआईडी इस C1 की एसआईडी से मैच करती हो, लेकिन उस टपल C2 में जो पार्ट है वो एक ऐसी पीआईडी के इक्वल हो, एक ऐसे टपल की पीआईडी के इक्वल हो जिसका कलर ग्रीन है। तो S1 ने एक पीएक्स सप्लाई किया है जिसका कलर रेड है, S1 ने एक पीवाई सप्लाई किया है जिसका कलर ग्रीन है। तो पीएक्स के करस्पॉन्डिंग जो टपल था उसको मैंने पार्ट का टपल P1 बोला, पीवाई के करस्पॉन्डिंग पार्ट का जो टपल था उसको P2 बोला। लेकिन ये सब हो रहा है, इस कैटलॉग के फर्स्ट टपल C1 के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब कुछ हो रहा है कैटलॉग के फर्स्ट टपल C1 के कॉन्टेक्स्ट में। जब तक मैं इससे मूव करके आगे नहीं जाऊंगा तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। समझ गए? यहां पर जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी लिखा है ये C1 के स्कोप में है कि C1 के लिए एक ऐसा टपल P1 बिलोंग करे पार्ट में कि उसके करस्पॉन्डिंग कलर रेड हो, एंड उसी C1 के अंदर जो एसआईडी है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कैटलॉग में एक टपल C2 एंड पार्ट में एक टपल P2 एग्जिस्ट करे सच दैट C2 के अंदर जो एसआईडी है वो आपके C1 की एसआईडी के इक्वल हो, ताकि सप्लायर सेम रहे एंड उसने जो पार्ट सप्लाई किया उसका कलर ग्रीन हो, ताकि मैं ये इंश्योर कर पाऊं कि C1 में जो एसआईडी है उसने एक रेड कलर का पार्ट सप्लाई किया और C1 में जो एक एसआईडी है उसने एक ग्रीन कलर का पार्ट सप्लाई किया। अगर C1 में एक एसआईडी है तो उसको एज एन आउटपुट एट्रीब्यूट डिफाइन कर दो। समझे?
यस और नो? समझे या नहीं? राहुल, ठीक है, तो पिछला वाला जो लिखा था वो स्कोप को समझो कि कौन किसके स्कोप में है, कौन किसके स्कोप में है। और इसीलिए मैंने आपके लिए यहां पर चेंज किया। आप जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर आप स्कोप नहीं समझते तो उस एंड को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको स्कोप में डाल दिया कि टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट, और आप उसको कभी फॉलो भी मत करना एंड को। आपको दिमाग अपने आप बोलेगा दैट देयर शुड बी अ टपल टी बिलोंगिंग टू स्टूडेंट सच दैट उस टपल में मार्क्स 50 होने चाहिए। बात खत्म, सच दैट उस टपल में मार्क्स 50 होने चाहिए। ठीक है, स्कोप को खत्म मत करो, लेट इट बी इन दी स्कोप सो दैट। और मुझे लगता है कि एंड कई जगह पे शायद काम करेगा भी नहीं, तो रिमूव दैट एंड कंप्लीटली फ्रॉम योर नोट्स, रिमूव दैट एंड कंप्लीटली फ्रॉम योर नोट्स, हटाओ दो उसको। मुझे लगता है वो परेशान करेगा, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा क्वांटिफायर आ जाएगा आपके वेरिएबल के साथ, वो परेशान करेगा और गारंटीड करेगा, क्योंकि इन लोगों की कहानी ये है कि ये पूरा टपल नहीं देखते, तो देखेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ टपल स्टूडेंट, तो वो उसको ट्रू दे देगा, फिर एंड बोलोगे तो आगे वाली कंडीशन को कंडीशन की तरह ट्रीट ही नहीं करेगा, इसको एंड और आगे वाली को कहीं और रैंडमली उठा लेगा। तो एंड मत डालो, उसका स्कोप समझो, देयर शुड बी अ टपल टी बिलोंगिंग टू स्टूडेंट सच दैट ओवर दैट टपल टी दिस इज सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट अ टपल एस बिलोंगिंग टू स्टूडेंट सच दैट ओवर एस दिस कंडीशन इज स्पेसिफाइड सेटिस्फाइड। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। यहाँ पर और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग इसको देख करके थोड़ा सा वैसे ही त्रस्त हो चुके होंगे, तो माय सजेशन इज कि एक बार जाकर के इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, कल सारे गेट के क्वेश्चन करवा दूंगा, एंड ट्रस्ट मी जो पढ़ाया है उसी से गेट के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो आप मानते नहीं हो, आपको कभी कभी ये लगता है कि आदमी क्या बेवकूफ बना रहा है, एक दिन की क्लास में क्वेश्चन बनता है कि आया ही 3-4 क्वेश्चन है, इतना ही आया है, इससे ज्यादा आया ही नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं अनसेफ टीआरसी, वो भी कल ही देख लेंगे। अनसेफ टीआरसी वो भी कल ही देख लेंगे, और जो क्वेश्चन आए हैं वो सर 50% क्वेश्चन तो अनसेफ टीआरसी के ही हैं, जो अंधा भी जवाब दे देगा कि सर इसका ये आंसर है। बट दैट विल डिस्कस इन द टुमारो सेशन। ये जितना भी मैंने पढ़ाया है प्लीज रिवाइज कीजिए, कल गेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा टीआरसी के। जितना भी मैंने पढ़ाया है प्लीज रिवाइज कीजिए। फर्स्ट 1 आवर में मैं अपने कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, नेक्स्ट 1 आवर में मैं आप लोगों के साथ पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। उतने ही आए हैं कि 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, तो उतना ही करेंगे, दिस इट। ठीक है, चलिए, सो दैट विल बी ऑल फॉर, ये समझाने के लिए था। इस स्लाइड को मैं हटा दे रहा हूँ, इस स्लाइड को मैं हटा दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हटाइए इसको। तो वी आर डन विद द टपल रिलेशनल कैलकुलस। कल इसके क्वेश्चन करेंगे, परसों डोमेन रिलेशनल कैलकुलस करेंगे। कल इसके क्वेश्चन करेंगे, परसों डोमेन रिलेशनल कैलकुलस करेंगे। सिर्फ इतना ही है सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मधु स्लाइड्स नहीं मिली। सबसे पहले तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ो, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ो, अभी नहीं हुआ है, मैं कल करवाऊंगा, उसी के ऊपर करेंगे। बाकी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी तो ये कंप्लीट हुआ ही नहीं। ठीक है मधु, और उसके अलावा एसक्यूएल के लिए मैंने आपसे क्लियरली बोला है, किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के जंजाल में मत पढ़ो। अगर शांति से समय है तो अच्छे से मेरे नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन जो गेट के हैं उनके ऊपर टाइम दो। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा आधा घंटा से भी ज्यादा लगेगा। जो गेट के पीवाईक्यू हैं एसक्यूएल के, मजाक समझ रखा है आपने, आंसर रटना नहीं है गेट में, एग्जाम गेट के एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बनना है। और उस लायकी को अपने अंदर लाने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन को आधा आधा घंटा देना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस में मान के चलो मेरी बात, फिर भी गलत करोगे, 4 बार सोचना पड़ेगा, फिर भी गलत करोगे। जब हम डिस्कशन करेंगे तो जब मुझे सेंड करोगे कि सर मैं इसको 4 बार सोच चुका हूं, तब भी मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तब मैं बताऊंगा कि ये ऐसे होना था, तब आपको समझ में आएगा ओ इसमें इस स्टेटमेंट का कितना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो प्लीज उस चीज के ऊपर काम कीजिए, मजाक में मत लीजिए मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। खत्म नहीं हुआ है अभी, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन तक ये कंप्लीट होते होते अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर एसक्यूएल जो आपने बोला था उससे हमारे गेट के सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे,
तो मुझे ब्लेम करना। अभी मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूं ना, लेकिन आप लोगों से जो बोल रहा हूं वो तो कर लो। जब वो करोगे ही नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ भी बोल दूंगा, अच्छा हो गया क्या क्या ही जवाब दोगे, क्योंकि कुछ मेहनत ही नहीं की है। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, मुझसे बहस नहीं कर पाओगे। तो मैं तो चाहता हूं कि आप मुझसे बहस करो, नहीं सर ये नहीं हुआ, मैंने आपकी अपनी तरह से सब कुछ किया फिर भी मुझसे नहीं हुआ, इसका मतलब आपने जेन्युइनली मेहनत की है और आप मुझसे एक 1-to-1 कन्वर्सेशन करके और अपना जवाब लेके चले जाओगे। लेकिन अगर वो मेहनत ही नहीं करोगे तो आप जवाब क्या ही दूंगा मैं आपको, मैं क्या ही कन्विंस करूंगा। आपको खुद कोई डाउट ही नहीं है तो मैं आपको कन्विंस क्या करूं अगर आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं किए हैं तो। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2-3 नंबर की कहानी यार मजाक लग रहा है क्या? जब मैं बोल रहा हूं एसक्यूएल को अगर 2 दिन का टाइम दे दोगे तो 2 नंबर 100% श्योर हो जाएंगे गेट एग्जाम में। अरे 2-2 नंबर की लड़ाई लड़ ली ना 25 बार तो आईआईटी पहुंच जाओगे। जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर तो एफर्ट डालो नालायकों। जहां से शॉर्ट शॉर्ट गारंटीड है कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही, मैं तो ये कहता हूं सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करो। वो 2-2, 3-3 नंबर जो हमारे हैं उनको पूरा इकट्ठा कर लो, जो आपको ये पता चल जाएगा ना कि अरे यार, और जिन्यून सी बात है, जिन्यून सी बात है। हाँ सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा है ही नहीं भाई। कभी तो बोल रहा हूं 1 घंटे में करा दूंगा सारे, और 1 घंटे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा। और उन 4 क्वेश्चन के अंदर भी 2 के अंदर तो वो अनसेफ टीआरसी पूछ रहा है, जाके देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चले पहले मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हम लोग दुनिया भर के ज्ञान के पीछे भागते हैं गेट की प्रिपरेशन करते टाइम, दुनिया भर के ज्ञान के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम लोगों को लगता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये कम पढ़ाया, वो ज्यादा पढ़ाया, अरे ये अच्छा पढ़ाया, वो बुरा पढ़ाया, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा हैं, ये तो मुझसे बन नहीं रहा। फालतू की बकवास है, कुछ नहीं होता। मैं आपको गारंटी लिख के दे देता हूं 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 65 नंबर का क्वेश्चन एक लिमिटेड पोर्शन से आता है। 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में हमेशा एवरी ईयर मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि ये टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक से 65 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा, गारंटीड है कि आएगा ही आएगा। तो वो जो 65% का जो सेक्शन है ना, वो एक्चुअल में ओवरऑल सिलेबस का जो कुछ भी हम पूरी राम कहानी पढ़ते हैं उसमें 50% ही है, 50% से भी कम है। जो आपको परेशान करता है वो 35 मार्क्स का सेक्शन है। लेकिन जिस जगह से आपके सबसे पहले 65 मार्क्स इंश्योर होने हैं, सबसे पहले उसको तो टाइम दे दो। एसक्यूएल 100% गारंटीड है कि मार्क्स आएंगे ही आएंगे, उसको कैसे छोड़ सकते? सीओए जब आप पढ़ते हो तो पाइपलाइनिंग पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्यों डरते हो सीओए से? पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से आएगा ही आएगा, क्यों डरते हो? तो जब मैं ये बता रहा हूं कि यहां से आपके 65 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो पहले उनके ऊपर फोकस करो ना, वो टॉपिक्स आसान है। बाकी जो दुनिया की लड़ाई है वो लड़ना है ना। तो जब आपसे कोई टीचर कह रहा है कि वो जो क्वेश्चंस गेट में पूछे गए उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और एसक्यूएल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, किसी और सब्जेक्ट के ले लो, किसी और टॉपिक के ले लो, सबको छोड़कर, क्योंकि आप पहली बार एसक्यूएल पढ़े हो, पहली बार आपको समझ में आया कि इतना सा ही एसक्यूएल है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो गेम खेला जा सकता है आप अभी भी उससे कंफर्टेबल नहीं हो। तो उस क्वेश्चन में खेले जाने वाले गेम से कंफर्टेबल होने के लिए आपको 4 बार गलतियां करनी पड़ेंगी गेट के उस पीवाईक्यू के साथ। जब तक वो नहीं करोगे यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर प्रिपरेशन। हमारा किसी भी टीचर का एक्सपीरियंस इसी काम का तो है यार कि हम आपको एक रास्ता दिखा दें कि बेटा मार्क्स को मैक्सिमाइज कहां से करोगे। आप उसके ऊपर चल ही नहीं रहे हो तो तुम्हारे लिए रास्ते पे चल तो मैं नहीं सकता ना। मैंने आपको बता रखा है कि ये करो, मैं वो कर तो नहीं सकता ना। लास्ट 2 दिन से आज तक अभी तक मेरे पास कोई भी, आज किसी ने भी क्या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने की कोशिश की एसक्यूएल के, मेरे पास एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे टेलीग्राम ग्रुप। क्या कर रहे हो फिर? आपको टाइम मिलता है तो आप उसको कहीं और लगा देते हो। कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जब वहां पर इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े? मैं कितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लूं लेकिन वो उस लायक हो ही नहीं सकते जो गेट के आपके वो 50 क्वेश्चन है। तो उनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। फॉरगेट अबाउट मी, कोई भी टीचर जो क्वेश्चन जो आप कई, मैंने एक दिन एक मैसेज देखा था किसी और की क्लास में, वो पता नहीं मैं क्यों चला गया था, मैंने देखा कि किसी ने बोला कि सर गेट के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, फिर क्या फायदा है? अरे भाई गेट के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होंगे, गेट के कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना रोज नए नए बनते हैं।
65-70 मार्क्स के कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं गेट में, जाकर के देख लो। आप लोगों ने अभी तक वो ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं कि कितने मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल लेवल पे रिपीटेशन है लास्ट 10 ईयर्स में। तो अगर आप लास्ट 10-15 ईयर्स के पेपर उठा करके देखोगे और उसमें पूछोगे कि कितने मार्क्स का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है गेट 2024 पेपर, गेट 2024 के एग्जाम में, स्टार्टिंग फ्रॉम गेट 2005 टू 2023, 70% से ज्यादा का कॉन्सेप्ट एज इट इज रिपीट हुआ है गेट 2024 में। लेकिन ये मानेगा कौन? उसके पीछे हम पढ़ ही नहीं रहे। तो पहले उसको कवर करो, बाकी सारी राम कहानियां धीमे धीमे होती रहेंगी। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो। हम लोग सारी चीजें धीमे धीमे सब कुछ सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो बोल रहा हूं वो कर लो, ठीक है? कर लोगे तो गेट में रैंक लेकर के आ जाओगे। बाकी जिसको जो मेहनत करनी है उसको करने दो, गधा मजदूरी करने से कोई फायदा नहीं। जहां गधे मजदूरी की जरूरत है वहां बोल रहा हूं एसक्यूएल में गधा मजदूरी की जरूरत है, करो। मैंने आपको डीबीएमएस में टिल डेट अभी तक ये बोला ही नहीं कि ये टफ है, ये आसान है। सब कुछ आसान है, एसक्यूएल भी आसान है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो जवाब क्या दोगे? एसक्यूएल में सारी कहानी क्वेश्चन को समझने पे अटकी हुई है कि मैं उस क्वेरी को समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, सारी कहानी वहां अटकी हुई है। बाकी मैं आपको कभी डीबीएमएस में ये बोला कि यार नॉर्मलाइजेशन में इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना, टफ आता है? अरे नॉर्मलाइजेशन में रात को नींद में उठा करके तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो तुम क्वेश्चन बना लोगे। एक बार गेट के क्वेश्चन बनाओ, जो क्लास में डिस्कस किए वो बनाओ, नींद में क्वेश्चन बना दोगे सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन के। तो उसके लिए क्या बोलूं? एक बार पढ़ लिया सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे टॉपिक के लिए क्या बोलूं? ट्रांजिशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल एक बार पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके लिए क्या बोलूं? लेकिन एसक्यूएल जहां मैं बोल रहा हूं कि जरूरत है तो मान लो और कर लो। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर दिस लेक्चर। नहीं देना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग गेट में अच्छी रैंक लेकर के आओ, इसलिए देने पड़ते हैं, ठीक है? चलिए एनीवे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जो बोल रहा हूं वो कीजिए। आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, फटाफट से जितने एसक्यूएल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो करो। अपना टाइम, अपना इनपुट बढ़ाओ ना यार। बोलोगे सर हमारी तो क्लास चल रही है, अगर क्लास चल रही है तो एक्स्ट्रा 2 घंटे की मेहनत करो 4 दिन। नहीं हो रही क्या? अगर मेहनत ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर छोड़ दो प्रिपरेशन। 2 घंटे अपनी रेगुलर लाइफ में से यहां पर किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए 2 मार्क्स की अगर बात हो रही है, उसको इंश्योर करने के लिए अगर 8 घंटे 10 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत मांगी जा रही है, तो नहीं निकाल पा रहे हो क्या 4 दिन में 10 घंटे? तो फिर कहां जा रहा है इतना समय? चलो बाय।